एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज ग्राफ थ्योरी। सुपर इजी चैप्टर है। अब हम इसमें स्टार्ट करने वाले एक नया पार्ट, दैट इज ट्री। ग्राफ थ्योरी के बेसिक्स, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, लॉगरिथम सारे कर लिए। अब हम ट्री के बारे में जानेंगे कि ट्री क्या कहता है। ट्री की अपनी दुनिया, ये कहता है माई लाइफ माई रूल्स। तो इसमें क्या कहता है, इसके जो ये टर्म्स हैं, ये पॉइंट को नोड बोलता है और बहुत सारी चीजें इसके टर्म्स के बारे में जानेंगे ताकि इसके भी लॉगरिथम्स और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम पढ़ पाए। सुपर इजी टॉपिक है ट्री, दिक्कत नहीं आएगी। 1 to 9 पार्ट्स में हमने ग्राफ थ्योरी के बेसिक सारी इंपॉर्टेंट चीजें कर ली। 10th पार्ट से हम ट्री कर रहे हैं। आगे आने वाले पार्ट में भी हम ट्री के बारे में ही चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ट्री की डेफिनेशन की ग्राफ थ्योरी का पार्ट तो है, ऐसा क्या अलग है कि इसने कहा माई लाइफ माई रूल्स। तो इसके बारे में जानेंगे ट्री होता क्या है, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशंस, टर्म्स कि क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, अगर ये पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ये लाइंस है इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज को डिस्कस करेंगे और एंड में इक्वेशन कर रहे होंगे। अगर आपने क्लास में हर चीज अच्छे से समझी, अब डेफिनेशंस देख के ये माइंड में मत ले आना मैम डेफिनेशंस कौन माइंड में रखेगा, बोरिंग होती है। नहीं, डेफिनेशंस ऐसे माइंड में बिठा दूंगी कंसेप्ट की तरह, आपको कि अच्छा लेवल निकालना इतना इजीली निकाल सकते हैं, अच्छा हाइट निकालनी इतनी इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे अच्छे से हर एक कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे हम पूरी क्लास में। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। आपने पूरी क्लास में अच्छे से कंसेप्ट समझने हैं क्योंकि एंड में हम ये क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगर क्लास में हर कंसेप्ट, हर वर्ड को अच्छे से माइंड में डाल लिया, जो मैं इतनी बार बोल दूंगी कि आपके माइंड में चीजें बैठ जाएंगी, तो ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से हो रहा होगा। एंड का ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से हो गया, इट मीन्स आपने पूरी क्लास का बहुत अच्छे से चीजें समझ ली है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने पूरी क्लास में बहुत अच्छे से चीजें समझनी है। ये ट्री है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे एंड में अच्छे से अगर सारी क्लास में अच्छे से चीजें करेंगे। स्टार्ट करें ट्री का कंसेप्ट। अगर आपने ट्री स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ा तो आने वाली क्लासेस में दिक्कत आएगी ही नहीं। ट्री में ऐसे ऐसे वर्ड सिंपल है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले आ जाते हैं ट्री। ठीक है, ग्राफ थ्योरी का चैप्टर चल रहा था, सब आराम से चल रहा था। ट्री ने कहा, क्या कहा कि मैं कुछ अलग से कर रहा हूं। ट्री ने अपने रूल्स नए बनाए, ट्री ने अपनी नई चीजें बताई ग्राफ के अंदर ही। देखो ग्राफ ही है ना, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारी लाइंस हैं, एजेस हैं, है तो ग्राफ ही। लेकिन ट्री ने अलग जगह कैसे बना ली, अपने अलग रूल्स क्या बनाए वो देखो। कहते हैं ट्री कब कहते हैं, कोई भी ग्राफ उसमें दो कंडीशंस अगर लग रही है ना तो उसको ट्री कहते हैं। ध्यान से, कोई भी ग्राफ ही तो है, पॉइंट्स हैं, एजेस हैं, कोई भी ग्राफ में दो कंडीशंस अगर लग जाए तो वो क्या बन जाता है, ट्री। क्या पहली कंडीशन है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब कि कोई भी वर्टेक्स किसी भी वर्टेक्स पे इजीली पहुंच सकता है। आपको यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है, मैं इस एजेस के थ्रू जा सकती हूँ। तो कोई भी वर्टेक्स को कहीं पे भी आप पहुंच रहे हैं तो उसके लिए एजेस का रास्ता बना हो किसी भी वर्टेक्स के बीच में, तो इट मींस वो कनेक्टेड है। तो कोई भी ग्राफ ट्री तब बनता है, सबसे पहली कंडीशन वो कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे आपको मैम यहां से यहां पहुंच के दिखाओ, ठीक है, ये रास्ता मैं पहुंच गई, कनेक्टेड है। तो ग्राफ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर साइकिल नहीं होना चाहिए। साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे यहां से शुरू हुई यहीं वापस पहुंच गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी पॉइंट से शुरू हुई तो मैं वापस देखो यहां नहीं पहुंच सकती, वो रास्ता रिपीट करना ही नहीं, मैं यहां पे वापस पहुंच सकती हूँ नहीं ना। तो ग्राफ कब कहते हैं वो ट्री है, जब वो कनेक्टेड है, दूसरा उसके अंदर साइकिल नहीं है। अगर किसी ग्राफ के अंदर ये दो कंडीशन मिल गई वो ट्री बन जाता है। आपको होगा मैम ये इजी है चेक करना, बहुत इजी है, अभी हम ट्री चेक करेंगे है या नहीं, बहुत ध्यान से चीजें समझना। पहला वाला देखो, ये कनेक्टेड है, आप किसी भी वर्टेक्स से कहीं भी पहुंच सकते हो। यहां से यहां जाना है, ठीक है, ये रास्ता फॉलो कर लो, कनेक्टेड तो है, ठीक है। क्या इसमें कोई साइकिल तो नहीं है, नहीं है। आपको कोई ऐसा दिख रहा है कैसे बंद हो गए कहीं पहुंच सकते हैं, कहीं से बंद ही नहीं हो रहा। आप यहां से हो गए, यहां से शुरू हो गए, यहां पहुंच गए, यहां वापस दोबारा आ ही नहीं सकते। आप यहां से शुरू हुए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ वापस आ ही नहीं सकते, कोई रास्ता और है नहीं, इसको रिपीट करना नहीं है। तो इसमें क्या है, कनेक्टेड भी है, साइकिल नहीं है, तो यस ये ट्री है।
आगे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल देखो, ये भी कनेक्टेड है, सारे कोई भी वर्टेक्स कहीं से भी जा सकते हैं और इसमें साइकिल नहीं है। कहीं आपको क्लोज दिख रहा है कुछ कि मैं यहाँ से वापस वहाँ पहुँच सकती हूँ? नहीं ना, तो ये भी क्या है, ट्री है एक, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब कि वहां से चल के वापस वहां पहुंच जाओ। आप यहाँ से चले, आप वापस यहाँ दोबारा पहुंच ही नहीं सकते, यहाँ से चले वापस यहाँ पहुंच ही नहीं सकते, साइकिल पूरा ही नहीं होगा। तो दिस इज अ ट्री, कनेक्टेड होना चाहिए, साइकिल नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट भी ट्री है, सेकेंड भी ट्री है। थर्ड पे आ जाओ, इसमें सारे कनेक्टेड हैं बिल्कुल। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये रहा रास्ता, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ आना है, ये रहा रास्ता। किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स पे आप इजीली जा सकते हो, तो ये कनेक्टेड तो है, ठीक है। क्या इसमें साइकिल है? नहीं। आपको कोई लग रहा है कि मैं कहीं से शुरू होकर वापस वहीं पहुंच जाऊंगी? नहीं, इसमें साइकिल नहीं है, ये कनेक्टेड है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ट्री बन गया। इसमें आ जाओ, अब ये कनेक्टेड है, देखो यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, हाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचना है, पहुँच सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स पे जा सकती हूँ, तो कनेक्टेड तो है। क्या इसमें साइकिल है? देखो है, मैं यहाँ से गई वापस यहीं पहुँच गई, तो इसमें तो साइकिल है, और मैं कहती हूँ साइकिल नहीं होना चाहिए, ये कनेक्टेड है, इसमें साइकिल है, साइकिल तो होना नहीं चाहिए था, तो ये नॉट अ ट्री, ये ट्री नहीं है। देखो साइकिल है ना, आपको ऐसे क्लोज सा दिख रहा है, मैं यहाँ से चली किसी तरह यहाँ वापस पहुँच रही हूँ, जहाँ से चली वहीं वापस पहुँच पा रही हूँ, एजेस पे घूम के, रिपीट भी नहीं कर रही, एजेस पे घूम के वापस वहाँ पहुँच पा रही हूँ, तो इसके पास साइकिल है। पर हमने तो कहा था साइकिल नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड है पर साइकिल मिल गया ना, तो ये ट्री नहीं है। अब इस पे आ जाओ, ये भी ट्री नहीं है, ये कनेक्टेड ही नहीं है। क्या इस वाले वर्टेक्स को इस वाले पॉइंट से मिला सकते हो आप? नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है, तो ये कनेक्टेड ही नहीं है। कनेक्टेड ही नहीं है तो साइकिल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कनेक्टेड नहीं है तो ये भी ट्री नहीं है। तो अब एग्जाम्पल से समझ आया, ये पहले 3 ट्री हैं, लास्ट के 2 ट्री नहीं है, क्योंकि ये इसमें साइकिल था और इसमें ये कनेक्टेड नहीं है। बताओ समझ आ गया ट्री कैसे चेक करना है? आप कहोगे मैम हर बार ड्रॉ करके देखना पड़ेगा? हाँ, ड्रॉ करके भी देखना पड़ेगा, आगे रूल्स भी हैं, जिससे आप एक रूल ऐसा बताऊंगे जिससे बिना ड्रॉ करे भी इजीली पता लग जाएगा कि हाँ ये ट्री है या नहीं। लेकिन ड्रॉ करना भी आना चाहिए, दोनों चीजें जरूरी है, वो रूल भी और ड्रॉ करना भी, ताकि कंफर्म हो जाए हाँ ये ट्री है या नहीं है। क्लियर होगी ना चीज? इसमें क्लोज दिख रहा था हमें, हम यहाँ से चल के वापस यहाँ पहुंच पा रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ ट्री, ये कनेक्टेड ही नहीं है इसलिए ट्री नहीं है। ठीक है, तो यही लिखा है, अ ग्राफ जी इज कॉल्ड अ ट्री। वो सिंपल ग्राफ जो हम पढ़ के आए वही वाला ग्राफ की बात हो रही है कि कोई ग्राफ है उसको ट्री कब बोलते हैं? जब वो कनेक्टेड है और उसके पास साइकिल नहीं है। ये 2 चीजें होने चाहिए अगर किसी ग्राफ को ट्री बनना। चलिए आगे, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर ट्रीज। इसमें से कौन से ट्री हैं कौन से नहीं, फटाफट से करते हैं। फर्स्ट ये रहा हमारे पास, ये कनेक्टेड है, कोई भी अलग से नहीं पड़ा वर्टेक्स, कोई अलग नहीं बैठा, दिस इज अ कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड तो है। आगे चलते हैं, कनेक्टेड के अलावा और क्या चेक करते हैं कि साइकिल नहीं होना चाहिए, नहीं है। आप चलना शुरू करो, किसी वर्टेक्स पे दोबारा आ ही नहीं रहे, तो साइकिल नहीं है, कनेक्टेड है, तो यस ये ट्री है। ये ट्री है नहीं, क्यों? क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है, ये पोर्शन अलग पड़ा है, ये पोर्शन अलग पड़ा है। आप इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से कैसे मिलाओगे? ये पॉइंट के लिए कोई एज ही नहीं है मिलने के लिए, ये दोनों अलग अलग पड़े हैं, ये कनेक्टेड ही नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो नो, दिस इज नॉट अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये कनेक्टेड है बिल्कुल, कुछ भी अलग नहीं पड़ा, सारा जुड़ा हुआ ग्राफ है, तो ये कनेक्टेड तो है ना। कुछ भी, जैसे इसमें क्या था, 2 पार्ट अलग थे तो ये कनेक्टेड नहीं था, ये सब एक ही ग्राफ बना हुआ है, दिस इज अ कनेक्टेड। अब देखते हैं, साइकिल नहीं होना चाहिए। मैं चलना शुरू करती हूँ कि उस वर्टेक्स पे, किसी भी वर्टेक्स पे दोबारा नहीं आना। चलना शुरू करते हैं, लो जी चलना शुरू किया, ये चलना शुरू किया, ये रहा, ये रहा, ये रहा। जब मैंने सारे वर्टेक्स कवर किए, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, कोई वर्टेक्स दोबारा नहीं आ रहा, किसी वर्टेक्स पे दोबारा घूम के वापस नहीं आ रही, इसका मतलब इसके पास साइकिल नहीं है। कनेक्टेड है, साइकिल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ट्री है। आप वर्टेक्स से चलना शुरू करो, आप एक वर्टेक्स पे दोबारा आने ही नहीं चाहिए, हम नहीं आए, तो ये कनेक्टेड तो है, एक साथ सारा ग्राफ था, और किसी वर्टेक्स पे वापस भी नहीं आई मैं, तो इट मीन्स ये कनेक्टेड है, इसमें साइकिल नहीं है, तो यस ये ट्री है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कनेक्टेड है, यस, कुछ भी अलग नहीं पड़ा, सारा ग्राफ एक साथ सिमटा हुआ है, दैट इज दिस इज कनेक्टेड। अब साइकिल चेक करते हैं, अब चलना शुरू करते हैं। मैं यहाँ से गई, ठीक है, फिर यहाँ से गई, यहाँ से गई, लो वापस आ सकती हूँ उस वाले पे, आगे भी जा सकती हूँ, लेकिन मैं उस वाले पे वापस आने का रास्ता भी है ना जहाँ से मैं गई हूँ, तो इसका मतलब इसमें साइकिल है। मैं यहाँ पे जा सकती थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि जिससे मैं गई हूँ वहाँ वापस आ सकती हूँ, इसका मतलब इसमें साइकिल है। पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए कि मैं उस वर्टेक्स पे वापस आ जाऊँ। मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, मैं वापस उस वर्टेक्स पे आ सकती हूँ, यहाँ से चली गई थी ना, इस वर्टेक्स पे दोबारा वापस आ पा रही हूँ, इसका मतलब इसमें साइकिल है, ये कनेक्टेड है, इसमें साइकिल है, तो ये ट्री नहीं हो सकता। तो दिस इज नॉट अ ट्री क्योंकि इसके अंदर साइकिल है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पे आ जाओ, इस पे क्या है, बहुत सिंपल, कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, साइकिल तो नहीं है, नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, आप कहीं भी चले जाओ आराम से जा सकते हो, कोई आपको साइकिल नहीं है, आप वापस आने की किसी, आप देखो यहाँ पे भी चले गए, कहीं किसी पे वापस तो नहीं आना पड़ रहा ना वर्टेक्स पे, आराम से जा रहे हो, सो दिस इज, इसमें कोई साइकिल नहीं है, कनेक्टेड है, साइकिल नहीं है, इसका मतलब क्या है, ट्री है। बहुत सिंपल सी चीज है। आप घूमते घूमते, हो सकता है मैंने इस पे घूमना शुरू किया, ठीक है, यहाँ खत्म हो गया, सब पे घूमने की जरूरत नहीं थी, एक बार भी घूमते हुए मुझे ऐसा नहीं मिला कि मैं उस वर्टेक्स पे दोबारा आ रही हूँ, ऐसा नहीं मिला। जरूरी नहीं सारे पे घूम के देखना है, मैंने यहाँ से घूम के देखा, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आई कि मुझे एक वर्टेक्स पे दोबारा आना पड़ रहा है, इसका मतलब इसमें साइकिल नहीं है। अगर साइकिल नहीं है, कनेक्टेड है, ये क्या है, ट्री है। ये बात का ध्यान रखो, जहाँ ऐसे क्लोज्ड होते हैं ना, जैसे क्लोज ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे ये क्लोज बना हुआ है, इस पे थोड़ा ध्यान से काम कर लिया करो। अब यहाँ पे वर्टेक्स नहीं है, ये सिर्फ लाइन थी, तो क्लोज्ड देख के आपने इसमें ये नहीं कह देना साइकिल है, यहाँ पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट नहीं है ना, इसका मतलब जस्ट ये लाइन है, तो इस क्लोज्ड देख के नहीं सिर्फ कह देना कि एक बंद सी फिगर मिल रही है, हो सकता है इसमें साइकिल हो, ऐसा नहीं करना। आप एक बार चल के देखो, इसमें नहीं मिला क्लोज में साइकिल नहीं मिला, लेकिन इस वाले क्लोज में साइकिल मिल गया। जिस भी फिगर में आपको साइकिल मिल जाए कि एक वर्टेक्स से उस वर्टेक्स पे वापस आ पा रहे हो, वो ट्री नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो, मैं साइकिल था ही नहीं, लग रहा था क्लोज सी फिगर है, लेकिन जब मैंने चल के देखा मैं किसी भी वर्टेक्स पे वापस नहीं आई। इट मीन्स क्या है, यहाँ साइकिल नहीं है, ये ट्री है। यहाँ पे मैं चली, वापस आ पा रही हूँ उस वर्टेक्स पे, यहाँ साइकिल है, इसलिए ये ट्री नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं। अब ये कनेक्टेड है, यस दिस इज कनेक्टेड, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी पार्ट अलग नहीं पड़ा। आगे चलते हैं, क्या इसमें साइकिल है, चलना शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, मैंने इस वर्टेक्स से चलना शुरू किया, लो जी यहाँ चलेगी, आपने वर्टेक्स से वर्टेक्स जोड़ना है, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स पे गई, फिर यहाँ लेके जा रहा था, मैं चली गई, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, लो जी वापस उस वर्टेक्स पे आ पा रही हूँ। ये वर्टेक्स पे तो पहले जा चुके थी, वापस उस वर्टेक्स पे आ पा रही हूँ, इसका मतलब इसमें साइकिल है, साइकिल है, तो ये ट्री नहीं हो सकता। कनेक्टेड होगा ठीक है, साइकिल नहीं होना चाहिए। अगर साइकिल है तो वो हमारे पास ट्री नहीं होगा। इसमें साइकिल है, मैंने चलना शुरू किया, वापस उस वर्टेक्स पे आ पा रही हूँ, इट मीन्स ये ट्री नहीं है। इसमें मैंने चलना शुरू किया, ध्यान से देखो, इससे मैंने चलना शुरू किया, खत्म हो गया, आगे रास्ता नहीं है, लेकिन मैं किसी वर्टेक्स पे वापस भी तो नहीं आ रही ना, तो इसमें साइकिल नहीं था, इसमें साइकिल है। तो जहां पर साइकिल होगा वो ट्री नहीं हो सकता। ट्री होने के लिए दो कंडीशन है, कनेक्टेड होना चाहिए एंड सेकंड साइकिल नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज, समझ आ गया ट्रीज के बारे में। चले आगे, तो ट्री चेक करना आ गया, ये भी ड्रॉ करके चेक किए। आगे एक रूल भी बताऊंगी जिससे सेकंड्स में चेक होगा, अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है तो ये ट्री हो सकता है, ऐसे ऐसे हो रहा है तो ट्री नहीं हो सकता। यही सेम क्वेश्चन मैं आपको उस फॉर्मूला से भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ट्री के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, कि ट्री कहता क्या है। ट्री पहला क्या है, देखो डायरेक्टेड ट्री और अनडायरेक्टेड ट्री। जैसे ग्राफ होता था डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, जिस ट्री में आपको एरोज मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, उसको डायरेक्टेड ट्री बोलते हैं। ये एरोज हैं, ये डायरेक्शन है, इट मींस ये क्या है, डायरेक्टेड ट्री। यहाँ एरोज नहीं है, सिंपल लाइंस लगी हुई है, दिस इज अनडायरेक्टेड ट्री। दोनों तरह के ट्री आपको देखने को मिलते हैं, तो एक अनडायरेक्टेड, एक आपके पास डायरेक्टेड। पहले पढ़ लेते हैं डायरेक्टेड ट्री के बारे में।
ट्री इज सेड टू बी डायरेक्टेड इफ एवरी एज ऑफ ट्री इज असाइंड द डायरेक्शन। हर एक एज के पास एक डायरेक्शन असाइंड है तो वो डायरेक्टेड ट्री हो गया। लेकिन अगर डायरेक्शन असाइंड नहीं होती, नॉट असाइंड है, तो वो क्या होता है, दैट इज हमारे पास अनडायरेक्टेड ट्री। समझ आ गई? डायरेक्शन है तो डायरेक्टेड, डायरेक्शन नहीं है तो अनडायरेक्टेड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नोड और वर्टेक्स एक ही बात है। नोड बोलो या वर्टेक्स, तो आपकी बुक्स में नोड वर्ड जब मिलने आपको लिखा हुआ डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। यही वाली जो चीजें, ये पॉइंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जिन पॉइंट से लाइंस निकल रही है, जिनसे सब शुरू हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। सुपर इजी। नेक्स्ट क्या है, एज और लिंक। एज बोलो, लिंक बोलो, ये जो लाइंस निकल रही हैं नोड से, इसे एज भी बोलते हैं, लिंक भी बोलते हैं, ब्रांच भी बोलते हैं। ये चीजें याद है, जैसे ट्रीज में ब्रांचेस नहीं होती, वही हैं। तो ये जो पॉइंट है, इसको नोड वर्टेक्स दोनों बोलते हैं, याद रखना। बुक्स में जब लैंग्वेज लिखी हुई मिलती है, फिर हम कहते हैं अरे नोड क्या चीज होती है, अरे वर्टेक्स को ही बोलते हैं। तो ये नोड है, वर्टेक्स है, ये एजेस हैं, लिंक है, ब्रांच है, यही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। फटाफट से रीड करते हैं ताकि जब डेफिनेशन पढ़े तो हमें चीजें समझ आए। ये कंपल्सरी क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। सेकंड चीज, कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे अगर डेफिनेशन चीजें अच्छे से पता होगी। डेफिनेशन देख के कभी भी ऐसे नहीं सोचते अरे इतनी सारी लर्न कौन करेगा, ऐसे कौन पढ़ेगा। अरे नहीं, अपनी लैंग्वेज में लिखना, लेकिन एक बार वर्डिंग्स पढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स माइंड में बैठने चाहिए। नोड इज अ की कंपोनेंट ऑफ ट्री, जहां से शुरू होता है सब कुछ, की कंपोनेंट है ये। विच स्टोर्स इंफॉर्मेशन एंड कैन हैव वन और मोर लिंक्स। इस पे इंफॉर्मेशन होती है, हम यहाँ से बहुत सारी चीजें, ऑफ स्प्रिंग्स, आगे बहुत सारी चीजें हैं वो देख पाएंगे हम। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत होती है और इसके आगे लिंक्स बन रहे होते हैं। वही लिखा है कि इसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है और इसके आगे लिंक बन रहे होते हैं। फॉर कनेक्टिंग टू अदर नोड्स, ये आगे लिंक बनाता है ताकि दूसरे नोड से क्या कर पाए, कनेक्शन बना पाए। नेक्स्ट इज एजो लिंक। क्या होता है, अ डायरेक्टेड लाइन फ्रॉम वन नोड टू अदर। अगर मैं लाइंस लूं एक नोड से दूसरे नोड पर, इनको क्या बोला जाता है, एज बोला जाता है, लिंक बोला जाता है। डायरेक्टेड लाइन लिखा है मतलब लाइन बता रही है कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अगर ये एरो ना भी लगा हो तो भी हम इसको ब्रांच लिंक ही कहते हैं। इस वर्ड से ना डरना, डायरेक्टेड लिखा है तो मैम वहाँ पे एरो होना चाहिए, नहीं, चाहे एरो नहीं भी है तो भी हम इसको ब्रांच या लिंक ही कहेंगे। आगे देखो, कनेक्टिंग फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड इज कॉल्ड एज। एज भी बोलते हैं, लिंक भी बोलते हैं, आर्क भी बोलते हैं और ब्रांच भी बोलते हैं। एज, लिंक, आर्क, ब्रांच, इसके 4 नाम है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम नोड वर्टेक्स दोनों यूज कर रहे होते हैं, इसके लिए हम एज ही यूज कर रहे होते हैं ज़्यादातर। आर्क, ब्रांच, लिंक कम यूज हो रहा होता है वर्ड, लेकिन पता होना चाहिए। कंपल्सरी क्वेश्चन में किसी ने पूछ लिया इसकी एज कौन सी है, इसका लिंक कौन सा, तो हमें लिंक का वर्ड का मतलब ही नहीं पता लगेगा। तो चारों नाम पता होने चाहिए, आर्क, लिंक, ब्रांच, और कौन सा रह गया हमारे पास, दैट इज एज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नोड वर्टेक्स क्लियर हो गए, एज लिंक क्लियर हो गए। ट्री दिखने में ऐसा होता है। अभी आगे आगे समझ आएगा ये लाइंस क्या कर रही हैं, ये डीई क्या कर रहे हैं, आगे आगे चीजें समझ आएंगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज रूट। रूट क्या होता है, जहां से ट्री स्टार्ट हो रहा होता है ना, जैसे हमें नॉर्मल पता है रूट से ट्री स्टार्ट होता है, तो जहां से ट्री स्टार्ट हो रहा होता है वो रूट होती है इसकी। ट्री कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से। ए के ऊपर कुछ नहीं है, ए से ही सब शुरू हो रहा है। जिसके ऊपर कुछ नहीं है लेकिन उसी के नीचे सब कुछ बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रूट। तो यहाँ पे क्या है, ए हमारा रूट है। इसमें ऊपर कुछ नहीं आ रहा, इसकी इन डिग्री 0 है। इसकी इन डिग्री क्या है, 0। इन डिग्री 0 का मतलब इसके ऊपर कोई ब्रांच, कोई एज नहीं गिर रही। तो जिसके ऊपर कोई ब्रांच, कोई एज नहीं गिर रही होती, वो क्या होता है, रूट होता है। ए के ऊपर, ए से सब स्टार्ट हो रहा है तो ए क्या है, यहाँ पे रूट है। द वर्टेक्स हैविंग इन डिग्री 0, इसके ऊपर कोई ब्रांच, कोई कुछ नहीं गिर रहा, इसकी इन डिग्री 0 है, उसको क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ट्री। 2 चीजें माइंड में रखना, जहां से ट्री शुरू हो रहा है, यहाँ से ट्री शुरू हो रहा है। सेकंड चीज, इसके ऊपर कोई और एज नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं यहाँ से ट्री शुरू हो रहा है। तो जहां से ट्री शुरू होता है, इसके ऊपर से कोई एज नहीं गिर रही है, आगे जो है बढ़ रहा है, ऊपर से कोई एज नहीं गिर रही है, इसको बोलते हैं रूट ऑफ अ ट्री।
नेक्स्ट देखो पाथ। पाथ क्या होता है? जब हम किसी भी ग्राफ में चलना शुरू करते हैं, जो हम रास्ता फॉलो करते हैं उसको पाथ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए से एफ पहुंचना है, ए से कहाँ पहुंचना है? एफ पहुंचना है। तो कैसे पहुंचूंगी? ए से सी जाऊंगी, फिर सी से एफ जाऊंगी, तो ए से सी, सी से एफ। अगर मैं ए से एफ पहुंचना चाहती हूँ तो रास्ता कौन सा लूंगी? ए से सी जाऊंगी और सी से कहाँ जाऊंगी? एफ। और कोई रास्ता है नहीं, या पहुंच के देख लो, नहीं है ना। तो जो मैंने रास्ता फॉलो किया ए सी एफ, इसको पाथ बोलते हैं। तो जब मैं ग्राफ में चलना शुरू करती हूँ, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए जो रास्ता फॉलो करूंगी उसको पाथ बोलते हैं। ये लिखा है। पाथ क्या है? ध्यान से देखना। अ पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स। पाथ क्या है? सीक्वेंस है नोड्स की। ये सीक्वेंस तो है ए सी एफ, मैं नोड्स पे तो होती हुई जा रही हूँ, नोड्स की सीक्वेंस है। When we traverse from one node to other, जब मैं एक नोड से दूसरे नोड पे जा रही हूँ तो मैं कैसे किन किन नोड से गुजरते हुए जा रही हूँ, उनकी सीक्वेंस है। टू अनदर along the edges which connect them। अब कैसे गई? उड़कर तो नहीं गई। ए से सी कैसे गई? along the edges। सी से एफ कैसे गई? along the edges। तो जब मैं एक नोड से दूसरे नोड पे जा रही हूँ, एजेस पे चलते हुए बीच में नोड्स आ रहे होंगे मेरे, जैसे ए से एफ जाने के लिए सी नोड आया बीच में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको पाथ बोलते हैं। पाथ फ्रॉम ए टू एफ इज, पाथ क्या है ए से एफ का? दैट इज ए सी एफ। ये इसका पाथ है। अगर मुझे ए से एफ जाना है, पाथ क्या रहेगा? ए सी एफ। सुपर इजी। क्लियर हो गई चीजें? चलिए आगे नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो हमें अब कुछ कुछ चीजें पता लगी कि इसको नोड, इसको एजेस बोलते हैं, फिर रूट क्या होता है, पाथ क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें हमें ट्री के बारे में पता लग रही हैं और अभी बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लेवल। ट्री में लेवल क्या होता है? ध्यान से देखना। जब भी ट्री का लेवल देखना शुरू करते हैं, रूट से देखते हैं। रूट क्या है? देखो हम वैसे ट्री देखते हैं, जब नॉर्मल देखते हैं तो ऐसे ट्री देखते हैं। रूट कहाँ होता है? नीचे, है ना, नीचे से रूट्स होती है, फिर ऊपर ट्री बढ़ रहा होता है। यहाँ पे उल्टा ट्री बनाया हुआ है ना। तो आप देखो ये रूट है, रूट का लेवल क्या होता है? दैट इज जीरो। रूट का लेवल क्या होता है? जीरो। बिल्कुल रूट्स में पड़ा है वो चीज, बिल्कुल रूट्स में, तो उसका लेवल क्या होगा? जीरो। फिर आगे आ जाओ, रूट्स के आगे जो है दो है, इनका लेवल क्या होगा? वन। डेफिनेशन पढ़वाऊंगी, सब पहले ध्यान समझना। रूट से चीजें शुरू हो रही है, ट्री रूट से होता है। रूट मेरा क्या है? ऊपर से। हम यहाँ पे डायग्राम में ऊपर से बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या है? रूट का जो लेवल है जीरो, उसके नीचे वाले वन, इससे दो ही निकल रहे थे ना, उनका वन। जीरो से निकलने वालों का वन, वन से निकलने वालों का दैट विल बी टू, वन से निकलने वालों का लेवल टू। ऐसे चेक करते हैं। रूट का लेवल जीरो, जीरो से नीचे जो आ रहे हैं वन, वन से जो नीचे आएंगे टू। ये वन से गिर रहे हैं, टू रहेगा। ये वन से गिर रहा है, दैट विल बी टू। ये तो हमें लेवल कैसे निकालते हैं वो समझ आया कि रूट जीरो है, फिर उसके आगे वन टू ऐसे बढ़ाते जाएंगे। लेवल होता क्या है? लेवल का मतलब है कि अगर मैं रूट से चलना शुरू करूं तो मैं कितनी एजेस घूम के आई। यहाँ पे डी का लेवल कितना है? टू, क्योंकि जब मैंने रूट से चलना शुरू किया, एक एज कवर की, दो एज कवर की, तब मैं यहाँ पे पहुंची। तो जब मैं रूट से डी तक पहुंची, दो एजेस कवर की, इसलिए इसका लेवल टू है। तो लेवल का मतलब भी क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम रूट, इस नोड का डिस्टेंस रूट से, उसको लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम रूट। डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम रूट, उसको क्या बोलते हैं? लेवल। लेकिन निकालते कैसे हैं? लेवल करते कैसे हैं? रूट को जीरो लो, जीरो के नीचे वाले वन, वन के नीचे वाले टू, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो लेवल का मतलब भी क्लियर और निकालते कैसे ये भी क्लियर। जीरो के नीचे वालों का लेवल वन, वन से नीचे वालों का लेवल टू, रूट का लेवल जीरो। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। क्या कह रही है डेफिनेशन? देखो, लेवल ऑफ अ नोड, लेवल किसका? नोड का। मैंने बताया ना डी का लेवल टू है, हम लेवल किसके निकाल रहे हैं? नोड के निकाल रहे हैं। इज एन इंटीजर वैल्यू, वो एक इंटीजर वैल्यू होती है, 0 1 2 ऐसे, दैट मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ अ नोड फ्रॉम द रूट। मैंने बताया डी का क्या है? लेवल टू। क्यों? क्योंकि जब मैं रूट से चलना शुरू करूंगी तो मेरे को दो एजेस कवर करनी पड़ी, इसलिए इसका लेवल टू है। आगे देखो, रूट इज
एट लेवल 0, कि जो रूट होता है वो हमेशा 0 लेवल पर होता है। द चाइल्ड ऑफ रूट आर एट लेवल 1, ये रूट है, ठीक है, जो इससे निकलते हैं इसको इसके चाइल्ड बोलते हैं। जो हमारे रूट से दो निकले वो उसके चाइल्ड है। तो ये कह रहे हैं 0 से नीचे वालों का क्या लेवल होता है 1, फिर एंड सो ऑन, 1 से निकलने वालों का लेवल क्या होता है 2। तो इसमें दो चीजें समझने वाली हैं, एक तो लेवल का मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम द रूट, ठीक है, लेकिन लेवल निकालते कैसे हैं, बार बार ऊपर जाके मैं ऐसे एजेस तो चेक नहीं करूंगी, अच्छा डी तक आने तक 2 एजेस चली, नहीं, बार बार जाके चेक करूंगी। मैं रूट को 0 दूंगी, 0 के नीचे वाले 1, 1 के नीचे वाले 2, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए, निकालने भी आने चाहिए कि बार बार एजेस काउंट नहीं करनी। 0 से नीचे वाले 1, 1 से नीचे जो आ रहे हैं 2, ये भी 1 था, 1 से नीचे जो आ रहा है उसका लेवल क्या है 2। तो लेवल निकालना भी आ गया और लेवल का मीनिंग भी क्लियर है। चलिए आगे, पक्का। चलिए फिर नेक्स्ट इज हाइट। हाइट हमेशा नीचे से देखते हैं। ये रब कर दूं मैं यहाँ पे, रुको फिर इसको करते हैं रब, ये दोबारा बना देते हैं, A B C, यही था ना, D E F। चल ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन थी। चलिए अब क्या करना है, हाइट। जब भी लेवल देखते हैं ऊपर से देखते हैं, मतलब 0 देते हैं। जब हाइट देखते हैं नीचे से देखते हैं, नीचे वालों की हाइट क्या है 0, जो सबसे नीचे होते हैं उनकी हाइट होती है 0। उससे ऊपर जाएंगे, 0 से ऊपर वाले की हाइट 1, उससे ऊपर वाले की हाइट 2। जब लेवल देखा था रूट को 0 दिया था, नीचे 0 के नीचे 1, 1 के नीचे 2। जब हाइट देखते हैं नीचे से 0 देना शुरू करते हैं। मैंने इनको 0 दिया, 0 से ऊपर वाले 1, 1 से ऊपर वाले 2, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो हाइट हमेशा नीचे वाले की 0, फिर 1, फिर 2, लेवल ऊपर से 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है, ये लिखा है। हाइट ऑफ अ नोड इज द, हाइट क्या है नोड की, इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम नोड टू अ लीफ। कहते हैं, अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसको लीफ बोलते हैं, जो सबसे नीचे वाले नोड होते हैं ना, जिनके आगे और कुछ नहीं बन रहा, इससे कोई एज आगे नहीं निकल रही, इनको लीफ बोलते हैं। तो यहाँ पे कितनी लीफ है, एक D है, एक E है, एक F है। ट्री में जो अभी डेफिनेशन आगे आएगी, पर ये वर्ड यूज हो गया इसलिए यही बता रही हूँ। जो सबसे नीचे वाले नोड्स होते हैं, जिनके आगे कोई और एजेस नहीं निकल रही होती, उनको लीफ बोलते हैं। तो ये लीव्स है यहाँ की, D भी एक लीफ है, E भी एक लीफ है, F भी एक लीफ है। तो कितनी लीव्स है, 3 लीव्स है यहाँ पे, D E F। तो वो क्या कह रहा है, जब हम हाइट देखते हैं तब हम इनका डिस्टेंस देख रहे होते हैं ध्यान से। जैसे मान लो B की हाइट देखनी है, तो मैं इसकी हाइट लीव से देख रही होंगी, या मेरे को D से हाइट देखनी है, तो मैं D से यहाँ कितने गई, 1 एज चली, तो इसकी हाइट कितनी है 1 है, इसकी हाइट कितनी है 1 है। तो जब मैं लेवल देख रही थी तब मैं देख रही थी रूट से कितना डिस्टेंस है, लेकिन जब मैं हाइट देखती हूँ तो मैं देखती हूँ लीफ से कितना डिस्टेंस है। ये चीज़ का ध्यान रखना। ये बहुत मस्त मस्त चीज़ें हैं, लिटरली मस्त मस्त बोला है, इसीलिए बोला है कि ये मत सोचना ये याद रखना है वो याद रखना, नहीं, एक बार माइंड में चीज़ें बैठ गई, डिफिकल्ट नहीं है। अब ध्यान से देखो, हाइट ऑफ अ नोड इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम नोड टू अ लीफ। नोड से लेके लीफ तक, ये मैं मान लो मुझे इसकी हाइट जाननी है, तो यहाँ से यहाँ का इसका डिस्टेंस क्या है, वो उसकी हाइट होगी। आगे देखो, ऑल द लीव्स आर एट हाइट 0। सारी लीव्स क्या होती हैं, 0 हाइट पर होती हैं। हाइट ऑफ द रूट इज द हाइट ऑफ अ ट्री। जो हमारे हाइट होते हैं रूट की, यहाँ पे हाइट कितनी है रूट की 2, तो हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी, दैट इज 2। मेरी बात ध्यान समझना, हाइट ऑफ दिस नोड इज 1, हाइट ऑफ दिस नोड इज 1, हाइट ऑफ नोड इज 2, ठीक है, लेकिन सबके अलग अलग तो लिख दी मैंने हाइट, क्योंकि ट्री की हाइट बताओ क्या है, ट्री की हाइट वो होती है जो उसके रूट की हाइट होती है। रूट की हाइट कितनी थी 2, तो इस ट्री की हाइट भी कितनी होगी 2। तो वो यहाँ यही कह रहे हैं कि किसी भी ट्री की हाइट वही होगी जो उसके रूट की हाइट होगी। तो रूट की हाइट 2 है, तो इस पूरे ट्री की हाइट भी कितनी होगी 2 होगी, यही कहा गया। आगे देखो क्या लिखे, आगे लिखे हेयर हाइट ऑफ
ऑफ अ DEF इज 0, क्योंकि सबसे नीचे है तो इसकी हाइट क्या होगी 0. हाइट ऑफ B एंड C इज दैट विल बी 1 एंड हाइट ऑफ A कितनी होगी 2. तो जब भी लेवल देखना है तो ऊपर से 0 1 2, हाइट देखनी है नीचे से 0 1 2. रूल वही रहेगा, 0 से आगे वाले 1, 1 से आगे वाले 2. देखो ये 0 है ना, 0 से आगे वाले 1, 1 से आगे वाले 2. ये चीज का ध्यान रखना. क्लियर है चीज, लेवल हाइट क्लियर हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेप्थ. एक चीज और, यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ हाइट, तो 0 से आगे तो ये हमने आगे तो जाना नहीं, तो 0 से आगे का मतलब है कि हम जहां वो जा रहे हैं. 0 से यहाँ क्या है 1, तो 0 से 1, 0 से 1, 1 से ऊपर वाले 2. तो जब लेवल देख रहे हैं 0 से नीचे देखना शुरू करते हैं. 0 से नीचे 1, फिर 1 से नीचे 2. हाइट देख रहे हैं तो नीचे से 0 सबसे नीचे, उससे ऊपर 1, 1 से ऊपर 2. ये चीज का ध्यान रखना. नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ. नेक्स्ट इज डेप्थ. क्या पढ़ना है हमने, डेप्थ क्या होती है. डेप्थ लेवल की तरह ही होती है. हम यहाँ पे रूट से देखना शुरू करते हैं. इसकी डेप्थ कितनी होगी 0, जैसे लेवल किया था, लेवल में ऊपर से देखते थे, इसमें भी इसकी डेप्थ कितनी है 0, इसकी डेप्थ 1, क्योंकि 0 से नीचे वालों की 1, 1 से नीचे वालों की 2. तो सेम जैसे हमने लेवल किए वैसे ही डेप्थ है. इसको रूट से देखना शुरू करते हैं. रूट की डेप्थ कितनी हुई 0 हुई. ये लिखे, द डेप्थ ऑफ द नोड इज द लेंथ ऑफ अ पाथ फ्रॉम नोड टू रूट. नोड से रूट का डिस्टेंस, वहां पे भी हमने ये कहा था, क्या कहा था, नोड से रूट का डिस्टेंस कहा था ना, डिस्टेंस फ्रॉम नोड टू रूट, यही था. तो यही लिखा है यहाँ पे भी. डेप्थ में भी अगर आपको किसी की डेप्थ चाहिए, d की डेप्थ चाहिए, तो इसका डिस्टेंस रूट से देखो, ये 1 ये 2, वही सेम चीज है. आगे देखो, रूट हैज डेप्थ 0, फिर हेयर डेप्थ ऑफ A इज 0, डेप्थ ऑफ BC इज 1 एंड डेप्थ ऑफ DEF इज 2. सेम बिल्कुल डेप्थ हो लेवल हो एक ही चीज है. जैसे हम लेवल में काम करते थे वैसे ही हम डेप्थ में काम करेंगे. लेवल में भी यही बोलते थे डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम रूट, डेप्थ में भी ये बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम दैट इज रूट, कि नोड से लेके रूट तक का कितना डिस्टेंस है वही डेप्थ है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ रूटेड ट्री. रूटेड ट्री किसे कहते हैं, ध्यान समझना. कहते हैं एक वर्टेक्स होना चाहिए, एक वर्टेक्स होना चाहिए जिसकी इन डिग्री 0 हो. ध्यान समझना, ट्री तो ठीक है समझ आ गया. रूटेड ट्री कब कहते हैं, कहते हैं एक वर्टेक्स ऐसा होना चाहिए जहां पे इन डिग्री उसकी 0 हो और बाकी जितने वर्टेक्स है उन सब की इन डिग्री 1 होनी चाहिए. अगर ऐसा ट्री है तो उसे रूटेड ट्री कहेंगे. रूटेड ट्री के लिए 2 कंडीशन है. पहली कंडीशन, एक वर्टेक्स हो बस ऐसा जिसकी इन डिग्री 0 हो, मतलब उसके ऊपर कोई एज ना आ रही हो. दूसरा, बाकी जितने वर्टेक्स हैं उन सब की इन डिग्री 1 होनी चाहिए. देख लेते हैं क्या ये रूटेड ट्री है. देखो इसकी इन डिग्री क्या है 0 है, तो हमें और इसके अलावा कोई और है जिसकी इन डिग्री 0. इन डिग्री 0 का मतलब इसके ऊपर कोई एज नहीं गिर रही. इन डिग्री का मतलब उसके ऊपर कितनी एज गिर रही है, इसके ऊपर कोई एज नहीं गिर रही. इट मींस ऊपर से कोई एज नहीं आ रही, इसकी इन डिग्री 0 है. तो पहली कंडीशन तो होगी कि एक वर्टेक्स जिसकी इन डिग्री 0 है, और कहते हैं बाकी जितने वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री 1 होनी चाहिए. इसकी इन डिग्री देखो, इसके ऊपर कितनी एज गिर रही है 1, तो इसकी इन डिग्री कितनी है 1. इसके ऊपर कितनी एज गिर रही है 1, तो इसकी इन डिग्री कितनी है 1. इसके ऊपर कितनी एज गिर रही है 1, इसकी भी इन डिग्री 1. इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, तो बाकी सारे वर्टिसेस की इन डिग्री 1 है, एक वर्टेक्स की इन डिग्री 0 है, तो ये हमारा रूटेड ट्री है. तो रूटेड ट्री की 2 कंडीशन समझ आ गई. एक वर्टेक्स होना चाहिए जिसकी क्या हो, दैट इज इन डिग्री 0, और बाकी सारे वर्टेक्स की इन डिग्री 1 हो, उसको रूटेड ट्री कहते हैं. फटाफट से डेफिनेशन पढ़ते हैं, कंसेप्ट तो समझ आ गया. अ रूटेड ट्री इज अ डायरेक्टेड ट्री. रूटेड ट्री डायरेक्टेड ट्री है. अगर हम इन डिग्री की बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्टेड ट्री में ही बात होगी कि उसके ऊपर कितनी एजेस आ रही हैं, तो डायरेक्टेड ट्री में ही ये बात होती है. कहता है रूटेड ट्री एक डायरेक्टेड ट्री होता है. ठीक है, इन विच क्या कह रहे हैं, ट्री विच कंटेन्स अ यूनिक वर्टेक्स आर
सच दैट इन डिग्री ऑफ आर इज 0। कहते हैं यूनिक वर्टेक्स का मतलब सिर्फ एक वर्टेक्स ऐसा होना चाहिए जिसकी इन डिग्री 0 हो। आगे देखो, एंड एवरी अदर वर्टेक्स हैज इन डिग्री 1, और उसके अलावा जितने सारे वर्टिसेस हैं उन सब की इन डिग्री 1 होनी चाहिए। एक की 0, बाकी सबकी 1 होनी चाहिए। यहाँ पे द वर्टेक्स आर इज कॉल्ड रूट ऑफ रूटेड ट्री। ये जो ए है वैसे भी रूट था ट्री का, ये यहाँ पे रूट ऑफ रूटेड ट्री भी कहलाएगा क्योंकि इसकी इन डिग्री 0 है और बाकी सबकी इन डिग्री 1 है। रूटेड ट्री तो हुआ, लेकिन ये यूनिक वर्टेक्स है ना जिसकी इन डिग्री 0 है, तो ये रूट ऑफ अ रूटेड ट्री बनेगा। तो ये हमारी रूटेड ट्री की डेफिनेशन होगी। क्लियर होगी चीज, अच्छे से समझ आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट इज पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, सुपर इजी, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो, ए से कौन नीचे आ रहा है, ध्यान से, ए से कौन नीचे आ रहा है, बी, और कौन नीचे आ रहा है, सी। ए से बी नीचे आ रहा है और ए से क्या आ रहा है, सी नीचे आ रहा है। ध्यान से, ये जो ए बी के बीच में एज है, ए और बी के बीच में क्या है, एज है, तो ए क्या होगा, पेरेंट होगा, और बी क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा। बी क्या होगा, ऑफस्प्रिंग। जिस नोड से हमारे पास ऐसे एजेस गिरते हैं, जिस नोड से गिर रहे हैं वो पेरेंट होता है और नीचे वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं। तो ए पेरेंट हुआ, ठीक है, बी इसका ऑफस्प्रिंग हुआ, सी भी इसका ऑफस्प्रिंग हुआ। क्या हुआ, इसका ऑफस्प्रिंग। तो ये पेरेंट, ये दोनों ऑफस्प्रिंग हो गए। क्लियर हो गई चीज, बताओ। तो ये हमारे पास क्या है, पेरेंट है, और ये क्या है, ऑफस्प्रिंग है, दो ऑफस्प्रिंग है इसके। क्लियर है चीज, आगे चलते हैं। अब बी से, अब यहां तक तो बात होगी, बी से क्या गिर रहा है, डी और ई। बी से क्या गिर रहा है, डी भी गिर रहा है, ई भी गिर रहा है। तो बी क्या हुआ, पेरेंट हुआ, और डी और ई क्या हुए, इसके ऑफस्प्रिंग हुए। डी और ई क्या हुए, ऑफस्प्रिंग हुए। तो जब ए, पहले ए से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में ही से, ए से 2 गिर रहे हैं तो ये पेरेंट, ये उनके ऑफस्प्रिंग। फिर बी की बात करते हैं, बी से 2 और आगे गिर रहे हैं तो अब बी पेरेंट हुआ, डी और ई इसके क्या हुए, ऑफस्प्रिंग। आगे सी की बात करते हैं, सी से एक ही गिर रहा है तो सी से कौन गिर रहा है, एफ, तो सी क्या हुआ, पेरेंट, और ये इसका क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग। तो जब भी किसी नोड से एक एज दूसरे नोड पे जाती है, ऊपर वाला नोड पेरेंट होता है और नीचे वाला नोड क्या होता है, दैट इज उसका ऑफस्प्रिंग। एक नोड के एक से ज्यादा ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं। ये ए था, इससे बी और सी गिर रहा है तो बी और सी ऑफस्प्रिंग हो गए ए के। बी था, बी से डी और ई गिर रहा है तो डी और ई ऑफस्प्रिंग हो गए बी के। सी से सिर्फ एक एफ गिर रहा है तो एफ किसका ऑफस्प्रिंग हुआ, सी से। जहां से गिरता है एफ किससे गिर रहा है, सी से, तो सी पेरेंट हुआ, एफ ऑफस्प्रिंग हुआ। इजी था ना, सिंपल। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ एक्स वाई इज एनी डायरेक्टेड एज, एक्स वाई क्या है, अगर हमारे पास कोई डायरेक्टेड एज है, मतलब जैसे मैंने बोला ए बी है ना, ए बी हमारे पास एक एज है ना, देखो ये लो ए बी एक एज है, डायरेक्टेड है, बता रहा है वो इधर आ रहा है, ठीक है। देन एक्स इज कॉल्ड पेरेंट ऑफ वाई, तो जो ये ए है ये पेरेंट हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। यही लिखा है। रूट ऑफ ट्री हैज नो पेरेंट, जो रूट होता है उसका पेरेंट नहीं होता। ए का कोई पेरेंट है ही नहीं, ए के ऊपर कोई गिर ही नहीं रहा। देखो बी का पेरेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एज गिर रही है। सी का पेरेंट क्यों है, इसके ऊपर एज गिर रही है। ए के ऊपर कोई एज ही नहीं गिर रही, तो जो रूट होता है उसका कोई पेरेंट नहीं होता, उसके ऊपर से कोई एज नहीं गिर रही, उसका पेरेंट नहीं होगा। कंपल्सरी क्वेश्चन में आ सकता है, रूट का पेरेंट नहीं होता। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, वेयर इज एवरी अदर नोड हैज अ यूनिक पेरेंट, और इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास नोड होते हैं उनके यूनिक पेरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बी का पेरेंट ए है, तो आप ये नहीं बी का पेरेंट किसी और को ला सकते हो, नहीं, पेरेंट यूनिक होते हैं, ध्यान से समझना। ए पेरेंट है, उसके 2 ऑफस्प्रिंग है बी एंड सी, पेरेंट एक है, पेरेंट यूनिक होता है, ऑफस्प्रिंग एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन पेरेंट एक ही रहता है। तो पेरेंट दैट इज यूनिक, ऑफस्प्रिंग जितना हमारे ट्री में होंगे हम बताएंगे। ए के 2 ऑफस्प्रिंग थे क्योंकि उससे 2 एज निकल रहे हैं, बी के 2 ऑफस्प्रिंग है क्योंकि उससे 2 एज निकल रहे हैं, सी का एक ही ऑफस्प्रिंग है क्योंकि उससे 1 एज निकल रहा है। क्लियर है चीज, पेरेंट एक ही रहता है, ऑफस्प्रिंग आके कितने भी हो सकते हैं, और यूनिक होता है। आप ये नहीं कह सकते मैम सी का पेरेंट डी है, सबको पता लगेगा सी का पेरेंट एक ही है, यूनिक रहते हैं जो हमारे पेरेंट होते हैं। क्लियर है ये चीज, समझ आ गया। आगे देखो, तो हेयर ए इज अ पेरेंट ऑफ बी एंड सी, ए किसका पेरेंट है, बी एंड सी का।
आगे देखो क्या लिखा है, बी हैज 2 ऑफस्प्रिंग्स, बी के आगे 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं, डी एंड ई। तो बहुत ईजी सी चीज़ है। अगर हमें पेरेंट देखना है, ऊपर देखो कहाँ से हम निकल रहे हैं, ऑफस्प्रिंग देखना है, नीचे देखो कि उनके आगे ऑफस्प्रिंग कौन है, बस। अगर आपने बी का पेरेंट देखना है, ऊपर देखो, आपने बी के ऑफस्प्रिंग देखने, नीचे देखो, बस। चलिए आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज लीफ। पहले ही समझा चुकी हूँ, जो सबसे नीचे होते हैं, जिनके आगे एजेस नहीं निकल रहे होते, जिनके आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते, उनको क्या बोलते हैं, लीफ। जिनके ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते, देखो इनके ऑफस्प्रिंग्स है ही नहीं। क्या डी के कोई ऑफस्प्रिंग्स है, नहीं। ई के कोई ऑफस्प्रिंग्स है, नहीं। एफ के कोई ऑफस्प्रिंग्स है, नहीं। तो डी ई एफ यहाँ पे क्या है, लीफ है। आगे देखो, अ नोड हैविंग नो ऑफस्प्रिंग्स, जिनके आगे एजेस ही नहीं है, जिनके आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, उन्हें लीफ बोलते हैं। लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल और टर्मिनल नोड्स। हम लीफ को एक्सटर्नल या फिर टर्मिनल नोड्स बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया ना ट्री, आगे ट्री बढ़ ही नहीं रहा, तो ये क्या है, हमारे टर्मिनल नोड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है। आगे देखो, हेयर डी ई एफ आर लीव्स, यहाँ पे जो डी ई एफ है वो हमारी लीव्स है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज सिबलिंग्स। सिबलिंग्स क्या होते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर्स है ना, वो हम सब सिबलिंग्स हैं। अब ध्यान से देखो, ए पेरेंट था, बिल्कुल, उसके ऑफस्प्रिंग्स कौन थे, बी एंड सी। ये पेरेंट सेम, ये उनके ऑफस्प्रिंग, इन्हीं को क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। हमारे ब्रदर सिस्टर्स हम कौन है, हम सिबलिंग्स हैं। मेरा ब्रदर मैं कौन है, हम सिबलिंग्स हैं। तो पेरेंट सेम है, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सिबलिंग्स होते हैं। ये पेरेंट सेम है, इनके 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं, बी एंड सी, तो बी एंड सी क्या है, सिबलिंग है। बी की कौन थे ऑफस्प्रिंग, डी एंड ई, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स। सेम पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उन्हें सिबलिंग्स बोलते हैं। बी एक पेरेंट, उसके 2 ऑफस्प्रिंग्स डी एंड डी, ये सेम पेरेंट के ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स। तो डी एंड ई आर सिबलिंग्स। क्लियर होगी चीज। अब पढ़ते हैं, 2 नोड्स हैविंग सेम पेरेंट, 2 नोड्स डी एंड डी है, इनका सेम पेरेंट है, दैट इज बी, उनको सिबलिंग्स बोलेंगे। आगे देखो, हेयर बी एंड सी आर सिबलिंग्स ऑफ ए, ये ए था, ठीक है ना, देखो मैंने कहा सेम पेरेंट, उनके ऑफस्प्रिंग्स, तो ये दोनों क्या होंगे, सिबलिंग। एक पेरेंट, उसके जितने ऑफस्प्रिंग्स निकलते हैं वो सिबलिंग्स होते हैं। एक पेरेंट ए, इसके 2 ऑफस्प्रिंग्स थे बी एंड सी, तो ये क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। क्लियर होगी ये चीज। चलें आगे, नेक्स्ट इज इंटीरियर नोड। इंटीरियर नोड वो नोड होते हैं जिनके पास कम से कम एक ऑफस्प्रिंग तो हो, एट लीस्ट 1 ऑफस्प्रिंग, कम से कम एक ऑफस्प्रिंग तो जिसके पास हो, उसे इंटीरियर नोड बोलते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, इसके देखो क्या है ऑफस्प्रिंग्स, इसके कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं, 2, इसके कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं, 1, इनके ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये बी एंड सी क्या हुए, इंटीरियर नोड। मैंने कहा था एटलीस्ट एक ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हो, एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक तो होना चाहिए, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक तो ऑफस्प्रिंग होना चाहिए, उन्हें इंटीरियर नोड कहते हैं। तो बी के पास 2 हैं, एक से ज्यादा ही अच्छी बात है। सी के पास 1 है, हमने कहा था एक से भी काम चला लेंगे, तो यहाँ पे बी और सी क्या है, इंटीरियर नोड। नोड हैविंग एट लीस्ट 1 चाइल्ड, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज 1 से ज्यादा हो। 1 एट लीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम एक तो हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी आगे चल सकते हैं, लेकिन एक से कम नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट 1, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो ये इंटीरियर नोड नहीं है क्योंकि इनके पास एक भी नहीं है। तो ऐसे जिनके पास कम से कम एक ऑफस्प्रिंग्स तो हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन्हें इंटीरियर नोड कहते हैं। बी एंड सी इंटीरियर नोड्स हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। चलें आगे, पक्का देख लो। नेक्स्ट चलते हैं, आराम से एंजॉय करते चलो, ये मत सोचो इतनी डेफिनेशन है, कंसेप्ट पे ध्यान दो। डेफिनेशंस टाइमली हो जाती है, अगर कंसेप्ट अच्छे से माइंड में बैठे हो तो वर्डिंग्स पढ़ने में टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट इज एंसेस्टर्स। ये क्या होते हैं, बहुत इजी, बहुत मज़ेदार, इतना जैसे लग रहा है ना वर्ड, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो ध्यान से, एंसेस्टर चाहिए, ठीक है, मैंने डी के एंसेस्टर ढूंढने हैं, मैं डी से ऐसे ढूंढूंगी कि मैं रूट से डी तक आई कैसे। एंसेस्टर का मतलब होता है हम रूट से यहाँ तक पहुंचे कैसे। अगर मुझे डी के एंसेस्टर चाहिए तो मैं देखूंगी मैं यहाँ तक पहुंची कैसे। मैं थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ थी, फिर इससे ऊपर गई,
यहाँ गई, मतलब मैं ए से पहुंची हूँ डी तक। तो मैंने जिसके एंसेस्टर ढूंढने हैं, मतलब मैंने ऊपर जाके देखना है कि मैं रूट से यहाँ तक कैसे पहुंची। मैं रूट से यहाँ तक कैसे पहुंची, डी से पहले बी आई, पहले मैं बी पे आई होंगी ए से, मतलब मैं ए बी डी वाला रास्ता फॉलो किया होगा, तब मैं डी पे पहुंचूंगी। तो डी के एंसेस्टर्स कौन है, दैट इज ए एंड बी। तो जिसके एंसेस्टर ढूंढने हैं ऊपर जाके देखो कि मैं रूट से यहाँ तक कैसे पहुंची, मैं रूट से यहाँ तक कैसे पहुंची, ये तो रूट था, फिर बी पे आई होंगी तब डी पे पहुंची होंगी। मान लो मुझे ई के एंसेस्टर्स चाहिए, तो मैं ऊपर जाके देखूंगी मैं रूट से यहाँ तक कैसे पहुंची। ऊपर गई मैं, यहाँ आई, अच्छा बी आया होगा रास्ते में, फिर ऊपर गई, यहाँ आई, मतलब मैं रूट से कैसे पहुंची, बी के थ्रू पहुंची। अगर मुझे ई पे पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंची, रूट से चली होंगी, बी पे पहुंची होंगी, फिर ई पे आई होंगी। तो ई के एंसेस्टर कौन है, एक तो रूट और जिसके थ्रू मैं आई हूँ। तो डी के एंसेस्टर्स भी ए एंड बी है, ई के एंसेस्टर्स भी ए एंड बी है। ऊपर जाके देखते हैं कि मैं रूट से यहाँ तक किन किन नोड पे घूमती हुई आई हूँ। मान लो मुझे एफ के एंसेस्टर्स चाहिए, ऊपर देखो, ऊपर गई सी से ऊपर गई ए, रूट पे पहुंच गई ना, तो मैं सी के थ्रू आई हूँ। तो जो मेरे एंसेस्टर्स है एफ के, वो एक रूट तो है ही है और सी है। एफ के एंसेस्टर्स कौन है, सी एंड ए। क्लियर हुई चीज। अब देखो एंसेस्टर्स ऑफ द वर्टेक्स क्या है मेरे पास, अदर देन रूट आर द वर्टिसेस इन अ पाथ फ्रॉम रूट टू दिस वर्टेक्स। वो क्या कह रहे किसी के भी एंसेस्टर्स देखने हैं, मैं पाथ फॉलो करना शुरू करती हूँ कि मैं रूट से यहाँ तक आई कैसे। आगे एक्सक्लूडिंग द वर्टेक्स इटसेल्फ, एंसेस्टर्स में हम वर्टेक्स नहीं इंक्लूड करते। अगर मैं ई के एंसेस्टर्स लिख रही हूँ, ए एंड बी लिखे हैं, मैंने कहीं भी ई नहीं लिखा। अगर आप किसी भी वर्टेक्स के एंसेस्टर्स लिख रहे हो तो आप वो वाला वर्टेक्स नहीं लिखते, उसके अलावा वाले वर्टेक्स लिखते हो कि जैसे आप पहुंचे, ई पे पहुंचना था, मैं कैसे पहुंचूंगी, ए से सी, सी से एफ, तो मैंने सिर्फ ए सी लिखा है, ये वाला एफ नहीं लिखा। तो जिसके एंसेस्टर ढूंढते हैं, एंसेस्टर्स में खुद वो नोड नहीं लिखते, खुद वो वाला वर्टेक्स नहीं आता। आगे चलो, एंड इंक्लूडिंग द रूट जरूर लिखते हैं। अगर मुझे एफ तक पहुंचना था, सी ए ऐसे पहुंची होंगी, तो मैंने ए भी लिखा है, सी भी लिखा है। तो एंसेस्टर्स में जिसका एंसेस्टर ढूंढ रहे हैं वो वाला नोड नहीं लिखते, उसके ऊपर जाके देखो रूट से कैसे पहुंची हूँ, वो सारे नोड लिखते हैं, रूट वाला भी लिखते हैं। आगे चलो, हेयर एंसेस्टर्स ऑफ डी के एंसेस्टर्स मैंने बताया डी है। ऊपर जाके देखो रूट्स पे कैसे पहुंची होंगी, मैं ऐसे ये रास्ता फॉलो किया होगा, कौन कौन आया, ए एंड बी, इसलिए जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या है, बी एंड ए। हम ऑर्डर भी ऐसे ही लिखते हैं, जैसे हमने ऊपर जाके देखना है ना, तो पहले कौन आया, बी, तो मैं क्या लिखूंगी, एंसेस्टर्स बी एंड क्या लिखूंगी, दैट इज ए। अगर मुझे ई के एंसेस्टर्स दिखने हैं तो पहले कौन आएगा, देखो ई से उल्टा चलना शुरू करो, ई से बी और फिर बी से मैंने रूट तक पहुंचना है ए, तो ई के एंसेस्टर्स बी एंड ए है। एफ से चलना शुरू करो, एफ से अगर मैं चलना शुरू करूंगी कैसे पहुंचूंगी, उल्टा जाना है रूट तक, एफ से सी और सी से ए, तो इसके दो एंसेस्टर्स हैं, दैट इज सी एंड ए। ऑर्डर भी वही लिखा कि उल्टा मैंने रूट तक जाना है, जो जो नोड रास्ते में आ रहे हैं वो उसके एंसेस्टर्स हैं। क्लियर होगी चीज। तो अगर किसी के एंसेस्टर्स निकालने हैं, इट मीन्स आप उल्टा चलना शुरू करो, ऊपर आपने रूट तक जाना है, जितने भी वर्टेक्स रास्ते में आएंगे वो उसके एंसेस्टर्स हैं और वो आप उसी ऑर्डर में लिख दो। जैसे मैं गई सी एंड ए, तो इसके एंसेस्टर्स सी एंड ए है। नेक्स्ट चलते हैं डिसेंडेंट। ये क्या है, इससे नीचे कितने आते हैं, ये रब कर दिया जाए, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। दैट इज, 1 मिनट दे दो मेरे को, तब तक आप डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखी है। लो जी, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, डिसेंडेंट पढ़ी, डेफिनेशन क्या कह रही है, डिसेंडेंट क्या है, डिसेंडेंट का मतलब उसके नीचे क्या आ रहा है। अगर मुझे बी के डिसेंडेंट चाहिए, मतलब देखो नीचे, दैट इज उसके नीचे डी एंड ई आ रहा है, तो बी के डिसेंडेंट कौन है, डी एंड ई। एंसेस्टर्स देखने हैं, ऊपर रूट तक जाके देखो, डिसेंडेंट देखने हैं, नीचे देखो। डिसेंडेंट कौन होंगे, जो सी से नीचे है, दैट इज एफ, तो सी के डिसेंडेंट कौन होगा, एफ होगा। तो जिसका डिसेंडेंट पूछा जा रहा है, आप नीचे तक लीव्स तक जाके देखो कि क्या है, तो बी के नीचे लीव्स कौन
कौन सी है, डी एंड ई, तो बी के डिसेंडेंट कौन है, डी एंड ई। सी का डिसेंडेंट कौन है, एफ। जो लास्ट लीव होती है वहां से लेके वो लीव तक वो सारे क्या है, डिसेंडेंट है। तो बी, ये लीव्स ही है ना नीचे, तो बी के डिसेंडेंट कौन है, डी एंड ई। सी के डिसेंडेंट कौन है, दैट इज एफ। अब डेफिनेशन देखते हैं। डिसेंडेंट्स ऑफ अ वर्टेक्स वी आर दोज वर्टिसेस दैट हैव वी एज एन एंसेस्टर। वो कहते हैं अगर किसी का डिसेंडेंट ढूंढना है आपको, तो आप ये देखो वो किसके एंसेस्टर है। मान लो बी का डिसेंडेंट ढूंढना है, तो आप देखो बी से नीचे कौन है, बी से नीचे कौन है, डी एंड डी। अगर वो अपने नीचे वालों के लिए तो एंसेस्टर का काम कर रहे हैं ना, मेरी बात ध्यान से समझना। कोई बी है, उसके नीचे डी एंड ई है, तो इनके एंसेस्टर कौन होंगे, ये ऊपर वाला। तो कहते हैं कि अगर आपको किसी का डिसेंडेंट ढूंढना है तो बस आप उसके नीचे देखो, क्योंकि ये अपने नीचे वालों के लिए एंसेस्टर का काम कर रहा है। एंसेस्टर कौन होता है, जो ऊपर होता है। तो किसी का डिसेंडेंट ढूंढना है तो आप बस नीचे देखो, जो नीचे वर्टिसेस हैं वो उसके डिसेंडेंट होंगे। ये एंसेस्टर वर्ड से आप जो है कंफ्यूज मत होना, मैम डिसेंडेंट में एंसेस्टर वर्ड आ गया, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज माइंड में रखो, डिसेंडेंट क्या होते हैं। अगर किसी का डिसेंडेंट ढूंढना, उसके नीचे वालों को देखो। ये डेफिनेशन का मतलब ये है कि डिसेंडेंट ढूंढने का मतलब क्या है कि आप किसी के लिए ऊपर बैठे हो तभी आप उसके लिए नीचे देखोगे। तो डेफिनेशन लिख रहा है कि ये एंसेस्टर का काम कर रहा है, इसलिए इसके नीचे वाले देख लो डिसेंडेंट है। तो आप एंसेस्टर जैसे वर्ड से कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। आपको ये डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है जो पूछी जाएगी। बस डिसेंडेंट ये याद रखना कि हमने उसके नीचे देखना होता है, एंसेस्टर में हमने उसके ऊपर देखना होता है। डिसेंडेंट में कहाँ तक नीचे देखना होता है, जब तक लीव्स ना आ जाए। ये लीव्स है, हम पहुंच गए। एंसेस्टर में ऊपर कब तक देखना होता है, कि जहां तक हमारे रूट ना आ जाए। तो जो वर्टिसेस बीच में आते हैं रूट में जाने तक, वो एंसेस्टर होते हैं। और जब हम किसी का डिसेंडेंट देख रहे होते हैं, नीचे आने तक जितने वर्टिसेस बीच में आते हैं, लीव्स तक आने तक जितने वर्टिसेस बीच में आएंगे वो सारे उसके डिसेंडेंट होते हैं। मैं बी से नीचे लीव्स तक आ रही थी, यही दो लीव्स हैं, तो कितने वर्टिसेस हैं, दो ही, डी एंड ई। इट मींस क्या है, ये इसके डिसेंडेंट है। तो बी के डिसेंडेंट कौन है, डी एंड ई। इस एंसेस्टर वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन इसके मीनिंग क्लियर होने ज्यादा जरूरी है। डेफिनेशन की वर्डिंग एज सच आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, सेम लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है किसी भी डेफिनेशन की, ठीक है। डिसेंडेंट में क्या होता है, हमने उसके नीचे देखना होता है टिल अप टू दैट इज कहाँ तक, लीव्स तक, ठीक है। आगे देखो, हेयर डिसेंडेंट्स ऑफ बी क्या है, डी एंड ई। यहाँ पे बी के डिसेंडेंट्स कौन है, डी एंड ई है। तो आप इसमें सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हो कि किसी भी नोड या वर्टेक्स का डिसेंडेंट क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ नोड्स गोइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड टू लीव्स एक्सक्लूडिंग दैट स्टार्टिंग वाला नोड। ये वाला नोड आपने कंसीडर नहीं करना। अगर मैं बी के डिसेंडेंट लिख रही हूं तो डी एंड ई लिखना है, बी नहीं लिखना। तो ये आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, दैट इज जितने भी उसके नोड्स रास्ते में आएंगे, गोइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड टू द लीव्स, वो बीच वाले जितने भी वर्टेक्स हैं वो सारे डिसेंडेंट होते हैं। क्लियर होगी ये चीज। चलिए आगे, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज सब ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इजी। सब ट्री कैसे होता है, आपको ऐसा लिखा मिलेगा, टी ऑफ बी निकालो, टी ऑफ सी निकालो। इसका मतलब क्या है, सब ट्री बनाओ जिसका रूट बी हो, सब ट्री बनाओ जिसका रूट सी हो। आपको कोई कह रहा है टी ऑफ के बनाओ, इसका मतलब सब ट्री बनाओ जिसका रूट के हो। ट्री का छोटा सा पोर्शन उठा लो जिसका रूट बी, जिसका रूट सी हो। ये हमारे पास पूरा ट्री है, मुझे मान लो यहाँ से टी ऑफ बी निकालना है, मतलब मुझे सब ट्री बनाना है। ये पूरा ट्री है मेरे पास, मुझे सब ट्री बनाना है जिसका रूट बी हो। तो मैं क्या करूंगी, यहां से बी उठाऊंगी, बी उठा लिया, ठीक है। ऊपर नहीं देखना, नीचे देखो, बी से नीचे क्या जा रहे हैं, ये दो जा रहे हैं, दैट इज डी, दैट इज ई। ये मेरा टी ऑफ बी है, ये सब ट्री है। कौन सा सब ट्री, जिसका रूट बी है। कोई कहेगा टी ऑफ सी बनाओ, मतलब सब ट्री बनाओ जिसका रूट सी हो, तो आपने सी उठा लेना है, ठीक है। सी से आगे जितना जा रहा है वो आपने लिख लेना है, मैंने एफ लिख लिया। तो ये क्या है, सब ट्री है जिसका रूट सी है। तो सब ट्री लिखे ऐसे जाते हैं, टी ब्रैकेट में बी, टी ब्रैकेट में सी। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे बी रूट है उस सब ट्री का, ये क्या है, सी। तो ट्री, पूरा ट्री, सब ट्री मतलब उस ट्री का छोटा पोर्शन। इस पूरे ट्री का अगर इतना सा पोर्शन उठाया जिसमें बी रूट था, वो सब ट्री बी वाला हो गया। इतना सा पोर्शन उठाया जिसका रूट सी था, वो सब ट्री कौन हो गया, सी वाला हो गया। ये चीज क्लियर है।
अच्छे से पढ़ लेते हैं। इफ ए इज एनी वर्टेक्स इन अ ट्री, ए कोई भी वर्टेक्स है ट्री में, द सब ट्री विद ए एज इट्स रूट इज द सब ग्राफ ऑफ अ ट्री कंसिस्टिंग एंड इट्स डिसेंडेंट्स आर ऑल द एजेस इंसिडेंट टू दिस डिसेंडेंट्स। क्या बोला गया है? कहते हैं कोई भी एक रूट उठाया आपने, उसने ए का एग्जाम्पल दिया, मैंने यहाँ पे बी का दे दिया कि पूरे ट्री में से आपने एक रूट उठाया, मान लो आपको सब ट्री बी वाला चाहिए, आपने बी उठाना है, वो बी उठा के उसके सारे डिसेंडेंट उठा ले, डिसेंडेंट मतलब उसके नीचे वाले उठा लेने, तो मैंने बी उठाया और नीचे से उसके डी ई भी उठा लिए, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, रूट इज द सबग्राफ ऑफ ट्री कंसिस्टिंग, क्या कंसिस्ट कर रहा है? कंसिस्टिंग ऑफ ए भी लेना है, मतलब अगर मैंने टी ऑफ बी बनाया तो बी लेना है, एंड इट्स डिसेंडेंट, और उसके डिसेंडेंट्स भी लेने हैं। अगर पूरे ट्री में से मैं जैसे टी ऑफ बी चाहिए तो बी एक रूट उठाया, उसके सारे डिसेंडेंट्स उठा लिए, तो ये पूरे ट्री का छोटा सा पार्ट है ना, ये पूरा ट्री था, ये छोटा सा पार्ट उठाया, तो ये इसका क्या बन गया? सब ट्री बन गया, जिसके रूट कौन है? बी है। क्लियर है चीज? सब ट्री क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंट्री। ध्यान से, क्या है हमारे पास? एंट्री एन एरे ट्री। क्या है? एंट्री या फिर एन एरे ट्री। ध्यान से ये चीज समझना। एंट्री का मतलब क्या है कि जब हम ट्री बना रहे हैं वहां पे जो मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग्स किसी के हो सकते हैं वो एन ही हो सकते हैं। अगर मैं 3 ट्री बना रही हूं, ध्यान से, तो जो मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग किसी के हो सकते हैं वो मैक्सिमम ऑफ स्प्रिंग 3 ही हो सकते हैं। किसी के ऑफ स्प्रिंग 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वो 3 ट्री बन जाएगा। ये मैंने n की जगह 3 का एग्जाम्पल दिया, तो n ट्री, एन एरे ट्री जहाँ पे ये मिल जाए, इसका मतलब है कि वहाँ के वर्टेक्स के मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग उतने होंगे। अगर n की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग 3 हो सकते हैं, n की वैल्यू 4 है तो उसके मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग 4 हो सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, एंट्री और एन एरे ट्री का मतलब मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग कितने हो ये पता लग जाएगा। ये मेरे पास एक ट्री बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। यहाँ पे देखो इसके कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं, इसके 1 2 3, 3 ऑफस्प्रिंग्स हैं। इसके कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है, आगे देखो 0, इसका भी कोई ऑफस्प्रिंग नहीं है, 0। आगे जो डी के कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं? 1 2, आगे कितने बने हुए हैं? 2 ऑफस्प्रिंग्स हैं। ई के कोई आगे ऑफस्प्रिंग नहीं है। एफ के कितने? 1 2 3। यहाँ पे जी के कितने ऑफस्प्रिंग है? आगे कोई नहीं है, 0। एच का भी नहीं है, आई का भी नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम कितने ऑफस्प्रिंग्स है? 3 है, तो ये मेरा क्या है? 3 ट्री बोल सकते हैं या फिर 3 एरे ट्री बोल सकते हैं। ये चीज समझ आ गई। तो जहाँ पे एन ट्री या एन एरे ट्री हो, एन तो कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया, जहाँ पे एरे वर्ड या 3 ट्री 2 ट्री ऐसे मिल जाए, इट मीन्स उसमें मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग किसी भी नोड के इतने ही हो सकते हैं। अगर 3 ट्री है या 3 एरे ट्री है तो मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग 3। यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग वाला एक भी वर्टेक्स नहीं है, ये इसका मतलब है एंट्री और एन एरे ट्री का। टी इज एंट्री, टी को एंट्री कब बोलते हैं? कब? इफ एवरी वर्टेक्स हैज एट मोस्ट एन ऑफस्प्रिंग, अगर हर वर्टेक्स के पास ज्यादा से ज्यादा n ऑफस्प्रिंग्स हो। अगर n ट्री है तो ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकते हैं, मैंने 3 का एग्जांपल लिया। अगर 3 ट्री है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं। एट मोस्ट n का मतलब मैक्सिमम n ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं, n से ज़्यादा नहीं हो सकते। एंट्री और एन एरे ट्री क्लियर? पक्का क्लियर है ना? तो जहाँ एंट्री एन एरे मिल जाए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतने ऑफस्प्रिंग है, इससे ज़्यादा ऑफस्प्रिंग वाला कोई वर्टेक्स नहीं मिल सकता। ये 3 ट्री है, 3 एरे ट्री है, ठीक है। एन की वैल्यू 3 डाल के मैंने समझा दिया। आगे चलते हैं बाइनरी ट्री। ये बाइनरी किससे बने? ध्यान से, इस एन अरे से ही बने। अगर एन की जगह 2 डाल दिया जाए तो इसने वीआईपी ट्रीटमेंट ले लिया, भाई n 2 डालोगे तो मुझे अलग से नेम चाहिए, तो इसने 2 एरे नहीं बोला,
इसने ये नहीं कहा टू ट्री, तो इसने क्या बोला कि मेरे को नाम चाहिए नया, दैट इज बाइनरी ट्री। तो यही ऊपर वाली डेफिनेशन में एन अरे ट्री में ही, एन ट्री में ही अगर एन की जगह 2 आ जाए, इसने अपना नाम बाइनरी रख लिया। टू अरे या फिर टू ट्री नहीं रखा, क्या रखा, बाइनरी ट्री। ऊपर वाली डेफिनेशन ही, लेकिन एन क्या है, 2 है। इसका मतलब इसके पास मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स कितने हो सकते हैं, दैट इज 2। तो अगर बाइनरी ट्री है, इट मीन्स उसके वर्टेक्स जितने भी हैं उनमें जो मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये वाला देखो ट्री, इसके कितने ऑफस्प्रिंग्स है, 2, देखो 1 2, इसके कितने हैं 2, इसके कितने ऑफस्प्रिंग है 0 0, इसके कितने ऑफस्प्रिंग है, दैट इज 2, इनके ऑफस्प्रिंग 0 0। तो यहाँ पे 2 है, 0 है, कोई 3 नहीं हो सकता। मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग 2 का मतलब 0 ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ऐसा ट्री जिसमें वर्टिसेस के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं मैक्सिमम 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 0 1 2 हो सकते हैं, उसे बाइनरी ट्री बोलते हैं। ये क्या है, बाइनरी ट्री। तो एन ट्री मतलब मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स n हो सकते हैं। 3 n की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। लेकिन अगर n 2 हुआ, उसने अपना स्पेशल नाम ले लिया कि मेरा नाम तो बाइनरी ट्री रख दो। तो जिसमें बाइनरी ट्री मतलब ऐसा ट्री जिसमें वर्टिसेस के मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग 2 हो सकते हैं। 0 ऑफस्प्रिंग वाले वर्टिसेस भी हो सकते हैं, इसमें 1 वाले भी, 2 वाले भी, लेकिन 2 से ज्यादा वाले वर्टिसेस यहाँ नहीं होंगे। ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं है जिसमें 2 से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स हो, नहीं है, तुम्हारे सामने है। तो ये क्या है, बाइनरी। ये क्या था हमारा, 3 अरे ट्री या फिर 3 ट्री। क्लियर होगी ये चीज। चले आगे। 2 वाले ने क्या लिया, एक VIP ट्रीटमेंट ले लिया कि n2 डालोगे तो मेरा नाम बाइनरी रख दो। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें, पक्का। देख लो, अब तक हमने क्या पढ़ा, टर्म्स पढ़ी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और चीजें जानी ट्री के अंदर, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री, ट्री के बारे में। अभी तक ट्री के बारे में चीजें जानी कि ट्री के अंदर ये क्या है, वो क्या है, इसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। लेकिन अब ट्री आगे और क्या क्या कर सकता है, इस पूरे ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है वो समझेंगे। अभी ट्री के पार्ट्स के बारे में जानता, टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानता, अब ट्री के बारे में जानेंगे कि पूरे ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है वो जानेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कहते हैं अगर आप ट्री के अंदर चलना शुरू करते हो, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स, वहां एक से दूसरे वर्टेक्स जाने का यूनिक रास्ता होता है। एक से दूसरे वर्टेक्स जाने पे एक से ज्यादा रास्ता नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, अगर मैं इस ट्री पे चलना शुरू करती हूँ, मुझे A से F जाना है, तो मैं A से C से F, एक ही रास्ता है ये। अब ये नहीं आप कोई और रास्ता मुझे ढूंढ के दिखा दो कि आप A से F किसी रास्ते से पहुंच सकते हो, नहीं ना। तो जब हम ट्री के अंदर चलते हैं, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने का यूनिक रास्ता होता है हमारे पास, एक से ज्यादा रास्ता नहीं होता। आपने A से E पहुंचना है, तो मैं कैसे जाऊंगी, A से E, A से B, B से E, क्या कोई और रास्ता है, नहीं ना। तो ट्री की ये प्रॉपर्टी है कि अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाना है, उसके लिए एक ही रास्ता होता है, यूनिक रास्ता होता है। ये लिखा है, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ ट्री। कहते हैं कि एक ही रास्ता होता है। पेयर ऑफ वर्टिसेस का मतलब A से F जाना है, ये हमारे पास पेयर ऑफ वर्टेक्स है, इनके बीच में चलने का एक ही रास्ता है। A से E जाना है, ये मेरे पास पेयर ऑफ वर्टेक्स है, इनमें चलने का एक ही रास्ता है। तो पेयर ऑफ वर्टिसेस में चलने का यूनिक रास्ता होता है ट्री के अंदर। ये ट्री के बारे में हमने बात जान ली, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या गई, कहता है कोई भी आपको ग्राफ मिल जाए, कोई भी ग्राफ, अगर वहां आपको ऐसा मिल जाए कि हर पेयर में जाने का एक ही रास्ता है, तो उस जनरलाइज ग्राफ को हम ट्री ही बोल देंगे। पहले ट्री के बारे में एक बात बताई, ठीक है। फिर हमने कहा अरे कोई भी ग्राफ उठा लो, अगर किसी भी ग्राफ में तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिल गई कि कोई भी 2 वर्टिसेस उठाओ, उसमें जाने का यूनिक रास्ता है, तो मैं उस ग्राफ को ही क्या बोल दूंगी, ट्री बोल दूंगी। हम ग्राफ के अंदर ट्री पढ़ रहे हैं ना, कि हाँ ग्राफ के अंदर एक अच्छी सी, एक अलग सी दुनिया बसा ली, दैट इज ट्री है। वो हमने पढ़ लिया। ट्री की प्रॉपर्टी क्या है, कहता है कोई भी ग्राफ हो जिसमें ये ट्री वाली, ये वाली प्रॉपर्टी मिल गई ना, यूनिक रास्ते वाली, उस ग्राफ को ही हम
ट्री बोल देंगे। ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। देखो इफ इन अ ग्राफ जी, कोई ग्राफ जी, ट्री की बात नहीं हो रही, कोई हमने सिंपल सा ग्राफ जी उठा लिया, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, अगर हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में सिर्फ एक ही रास्ता एग्जिस्ट करता है तो वो जो हमारा ग्राफ है उसे ट्री ही कह देंगे। पहली प्रॉपर्टी ट्री के लिए थी, टी पे बात हो रही थी कि ट्री के अंदर कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस के लिए एक ही रास्ता होता है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ग्राफ के अंदर तुम्हें एक रास्ते वाले ऐसे मिल गए ना कि दो वर्टिसेस के बीच में एक ही रास्ता एग्जिस्ट करता है, सारे पेयर ऑफ वर्टिसेस हैं उस ग्राफ के और सबके बीच में एक ही रास्ता एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स वो ग्राफ ही हमारा ट्री बन जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। ये दो प्रॉपर्टी है, पहली ट्री के बारे में बात बता रहा है और दूसरी ग्राफ में कहता है अगर ये वाली प्रॉपर्टी मिल गई तो उस ग्राफ को ही मैं ट्री बोल दूंगा, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज होगी। आगे चलते हैं, ये कौन से उस पर आ गए हम, रुको भाई, नेक्स्ट पे चलना था ना हमें, हाँ जी। नेक्स्ट देखो थर्ड प्रॉपर्टी, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इतनी इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन इजी कर देगी। कहते हैं ट्री के अंदर अगर n वर्टिसेस हैं तो उसके पास n-1 एजेस होंगी। अगर कितनी वर्टिसेस हैं, n वर्टिसेस हैं तो एजेस कितनी होगी, n-1। किसी ट्री के पास अगर 6 वर्टिसेस हैं तो एजेस कितनी होंगी, 5। अगर ये नहीं होता वो ट्री नहीं है। क्लियर है चीज। तो ट्री ड्रॉ करके तो चेक कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी हमें हेल्प करेगी। अगर कोई ट्री है तो उसमें जितनी वर्टिसेस हैं उससे एक कम एज होती है। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर ट्री, इसमें से कौन सा ट्री है। ड्रॉ करके तो हमने ये सेम क्वेश्चन करा है, सेम जहाँ हमने ड्रॉ करके देखे थे यस ये ट्री है या नहीं। अब फॉर्मूला से भी देख लेते हैं कितने इसमें वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस हैं 6। एजेस देखो कितने हैं, एजेस को मैं m से लिख रही हूँ, एजेस कितने हैं 1 2 3 4 5। देखो एक जितने वर्टिसेस हैं एक कम एजेस है। यही कहा था कि ट्री के अंदर जितने वर्टिसेस होते हैं उससे एक कम n-1 एजेस होते हैं। यस ये ट्री है, तो हमने ड्रॉ करके भी कंफर्म किया था, इस फॉर्मूले से भी हो गया। दो चीजें मिल गई हमें कंफर्म करने के लिए कि यस ये ट्री है। इसमें हमने ड्रॉ करके देखा था, क्या ड्रॉ करके देखा था कि ये ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड नहीं था। 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस कितने हैं 6, 1 2 3 4 एजेस कितने हैं 4, ये एक का गैप है नहीं ना, तो ये तो ट्री है ही नहीं। वैसे भी इसमें तो चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, सामने सामने से दिख रहा था कि ये कनेक्टेड ही नहीं है तो ट्री है नहीं। पर देखो इस पे ये रूल भी नहीं लगता। आगे देखो ध्यान से, इस पे कितने वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस कितने हैं 6। एजेस चेक कर लेते हैं। एज देखना, ये एक 1, ये जा रही है 2, ये जा रही है 3, ये 4, ये 5। जितने वर्टिसेस उससे एक कम एज है, इट मीन्स ये क्या है, ये ट्री है। पर पहले हमने ड्रॉ करके देखा है और इससे कंफर्म भी कर लिया। दोनों चीजें करनी है, ड्रॉ करके भी देखना है, इससे भी कंफर्म कर लेना है। जितने वर्टिसेस होते हैं उससे एक कम एज होती है हमारे पास, वो ट्री होता है। आगे देखो इसमें कितने वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 6, एन कितना है 6, एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6, एजेस भी 6, हमारे पास वर्टिसेस भी 6, तो ये ट्री नहीं हो सकता। और ड्रॉ करके भी देखा था, ये हमारे पास क्लोज साइकिल बन रहा था, तो इट मीन्स ये ट्री नहीं है। तो ड्रॉ से भी पता लग जाता है, इससे भी आपने दोनों से चेक करना है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। कितने वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिसेस है। एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6, एजेस कितनी है 6, वर्टिसेस 7, एजेस 6। इसका मतलब क्या है, ट्री है। उसने बोला था ना कि ट्री के अंदर जितने वर्टिसेस होते हैं उससे एक कम एज होता है। तो देखो ये हमने कर लिया। यहाँ पे देखो कितने वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं। एजेस कितनी होंगी, देखो 1, ध्यान से, ये 2 जा रही है पूरी, ये 3, ये 4, ये 5 6, एजेस भी 6, वर्टिसेस भी 6, तो ये ट्री नहीं हो सकता। तो अगर कोई ट्री है तो उसमें जितने वर्टिसेस हैं एक कम एज होनी ही चाहिए, अगर वो ट्री है तो। अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स वो ट्री नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज। तो आपने किसी को ट्री चेक करना है ड्रॉ करके भी, और सेकेंडली इस फॉर्मूला से भी चेक कर लोगे। चलिए आगे, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज
आगे देखो ध्यान से, ट्रिवियल ट्री, नॉन ट्रिवियल ट्री, ये हमें आगे डेफिनेशन में चाहिए, इसलिए वर्ड्स ये यहाँ पे मैंने डाले। ट्रिवियल ट्री का मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो उसे बोलते हैं ट्रिवियल ट्री, ये ट्रिवियल है, एक ही वर्टेक्स है। नॉन ट्रिवियल ट्री जिसके पास दो या दो से ज्यादा वर्टिसेस होते हैं उसे नॉन ट्रिवियल ट्री बोलते हैं। तो पढ़ लेते हैं, अब देखो इसके पास कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4 5, तो ये नॉन ट्रिवियल ट्री है। ये क्या है, ट्रिवियल है। अ ट्री विद ओनली वन वर्टेक्स, ऐसा ट्री जिसके पास एक ही वर्टेक्स हो उसे ट्रिवियल ट्री बोलते हैं। और अ ट्री विद 2 और मोर वर्टिसेस, ऐसा ट्री जिसके पास दो या दो से ज्यादा वर्टिसेस हो उसे नॉन ट्रिवियल ट्री बोलते हैं। क्लियर होगी चीज? तो एक वर्टेक्स ट्रिवियल, दो या दो से ज्यादा दैट इज नॉन ट्रिवियल ट्री। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। क्या है नेक्स्ट, क्या है, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। ध्यान से समझना, ऐसा ग्राफ अगर मैं उसकी एक एज हटा दूं वो दो टुकड़ों में बंट जाए, ऐसे ग्राफ को मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ध्यान से समझना, ऐसा ग्राफ जिसको मैं अगर जिसकी एक एज हटा दूं उसके बाद वो दो टुकड़ों में बंट जाए, ऐसे ग्राफ को मिनिमली कहते हैं। ये पहला ग्राफ देखो, अगर मैं इसमें से ये वाली एज हटा दूं, हटा दी ये वाली एज, ठीक है, ये दो ग्राफ बन गए ना, एक ऊपर एक नीचे, तो ये क्या है, मिनिमली कनेक्टेड। कि एज हटाई, ये दो टुकड़ों में बट गया, सिंगल सिंगल वर्टेक्स, एक सिंगल वर्टेक्स भी ग्राफ होता है, तो एक ये ग्राफ बन गया कि तो मिनिमली कनेक्टेड है। इसकी मैं ये वाली हटा दूं सपोज, ठीक है, ये वाली मैंने हटा दी एज, तो अब ये दो ग्राफ में बट गया, ऊपर एक अलग है नीचे एक अलग है, तो ये भी ग्राफ क्या है, मिनिमली कनेक्टेड है। कि मैंने इसकी एक एज हटाई, एज हटाने के बाद ये क्या बन गया, दो ग्राफ में बट गया, तो ये भी क्या है, मिनिमली कनेक्टेड है। सिर्फ यही एज नहीं, आप ये वाली एज हटा के देख लो, लो हटा के देख लो, अभी भी दो ग्राफ में बन गया, एक ग्राफ ये रहा और एक ये वर्टेक्स अलग से पड़ा, ये भी एक ग्राफ का पार्ट है, तो ये क्या, एक ग्राफ ये एक ये, तो एक एज हटाने से दो पार्ट में बट गया, तो ये ग्राफ क्या है, मिनिमली कनेक्टेड, ये भी क्या है, मिनिमली कनेक्टेड। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन, चलिए फटाफट से डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, अ कनेक्टेड ग्राफ G इज सेड टू बी मिनिमली कनेक्टेड इफ रिमूवल ऑफ एनी एज फ्रॉम इट डिसकनेक्ट द ग्राफ। अगर किसी भी एज को रिमूव किया जाए वो ग्राफ को डिसकनेक्ट कर देती है, तोड़ के रख देती है, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, दैट इज मिनिमली कनेक्टेड। आई एम रिपीटिंग, अगर कोई ग्राफ है जो कनेक्टेड ग्राफ है, उसकी हम कोई एज हटा दे, कोई भी एक एज हटा दे, उस एज को हटाने के बाद वो एक ग्राफ दो ग्राफ में बढ़ जाता है, तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं, मिनिमली कनेक्टेड। अगर मैं ये एज हटा दिए तो ये दो ग्राफ में बढ़ गया, एक ऊपर एक ये वर्टेक्स नीचे, तो ये मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ है। ये भी मैंने अगर ये वाली यहाँ पे एज हटाई, ये वाली एज हटाई थी, ये ऊपर एक वर्टेक्स अलग हो गया था, नीचे एक वर्टेक्स अलग हो गया था, तो ये भी क्या है, मिनिमली कनेक्टेड ग्राफ। क्लियर है चीज? चले नेक्स्ट, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जाना था, हम आगे कहाँ आ गए, नाउ नेक्स्ट इज दिस प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ। तीन प्रॉपर्टीज की हैं हमने, एक तो वो कि हर जो ट्री के अंदर क्या प्रॉपर्टी की थी, नंबर 1 कि ट्री के अंदर हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में यूनिक पाथ होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की थी कि जिस ग्राफ के अंदर ये यूनिक पाथ वाली होगी उसे ट्री कहते हैं। सॉरी, नाउ थर्ड वन इज, थर्ड क्या किया था कि अगर n वर्टिसेस है तो n-1 एजेस होंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अ ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ इट इज मिनिमली कनेक्टेड। कोई ग्राफ है, ठीक है, वो ट्री होगा तो वो क्या होगा, मिनिमली कनेक्टेड होगा। कोई ग्राफ अगर ट्री है तो क्या होगा, मिनिमली कनेक्टेड होगा। और अगर कोई ग्राफ मिनिमली कनेक्टेड है तो वो पक्का ट्री होगा, वो पक्का क्या होगा, ट्री होगा। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ। कोई ग्राफ ट्री है तो वो मिनिमली कनेक्टेड होगा, कोई ग्राफ मिनिमली कनेक्टेड है तो वो पक्का ट्री होगा। तो कोई ग्राफ ट्री है, कोई कह रहा है ये ग्राफ ट्री है तो इसका मतलब वो मिनिमली कनेक्टेड है, कोई आपको कह रहा है ये ग्राफ मिनिमली कनेक्टेड है, इट मीन्स वो ट्री पक्का होगा। ये इसका मतलब है, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इन एनी नॉन ट्रिवियल ट्री, नॉन ट्रिवियल ट्री के अंदर मतलब इसके पास दो या दो से ज्यादा वर्टिसेस है ना, दो या दो से ज्यादा वर्टिसेस हैं इसके पास, ठीक है। देयर आर एटलीस्ट 2 पेंडेंट वर्टिसेस, मतलब यहाँ पे लीव्स की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई नॉन ट्रिवियल हमारे पास दैट इज ट्री है तो उसमें क्या होगा,
कम से कम 2 तो लीव्स होंगी ही होंगी। आप कोई भी ट्री उठा के देख लो, नॉन ट्रिवियल ट्री कौन से होते हैं, जैसे ये नॉन ट्रिवियल ट्री है, बिल्कुल है नॉन ट्रिवियल ट्री, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा है। नॉन ट्रिवियल ट्री क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्टिसेस हो, तो इसमें 2 से ज़्यादा ही है ना, 2 या 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा ही है, तो ये नॉन ट्रिवियल ट्री है। इसमें हमारे पास कम से कम 2 लीव्स तो होंगी। ये एक लीव है, दूसरी लीफ, तीसरी लीफ, 3 लीफ होगी ना हमारे पास। तो यही प्रॉपर्टी वो कह रही है कि कोई भी नॉन ट्रिवियल ट्री हो उसमें हमारे पास कम से कम 2 लीव्स तो होती ही हैं। 2 से कम लीव्स नहीं हो सकती, 2 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती, यही लिखा है। इन एनी नॉन ट्रिवियल ट्री देयर आर एटलीस्ट 2 पेंडेंट वर्टिसेस का मतलब क्या है, दैट इज लीव्स। तो कोई भी नॉन ट्रिवियल ट्री हो उसमें कम से कम 2 लीव्स तो आपके पास होंगी ही होंगी। 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 से कम नहीं। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको टिप्स पे रखनी है, आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई चीज़। अब बहुत थक गए भाई, अब हमने बहुत काम कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया है, हमने डेफिनेशन सीख ली, चीज़ें सीख ली। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे और अब पता लगेगा एग्जैक्टली क्लास में क्या सीखा हमने। क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, ए ले लिया। आगे देखो R इज इक्वल्स टू दिस, R का क्या है, A से D, इसका मतलब ये एजेस हैं, A से D के बीच में एज होगी, B से C के बीच में एजेस होंगी। तो अगर ऐसे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं ना वर्टिसेस, वो एजेस होती है। अभी बना के दिखाऊंगी। कहते हैं चेक वेदर R इज अ ट्री और नॉट, ये हमें देखना है ये R ट्री है या नहीं। अगर है तो रूट निकाल लो, ठीक है। देखते हैं, पहले देखते हैं R ट्री है या नहीं। A में क्या है, A B C D E, इसका मतलब ये सारे वर्टेक्स हैं और ये हमारे क्या है, एजेस है, ठीक है ना। चेक करना है ये ट्री है कि नहीं। A से D, तो मैंने A ड्रॉ किया, देखो A बनाया, उससे यहाँ पे कहीं भी D बना लिया। A से D है तो ये एरो लगा दी। आगे है B से C, तो मैंने यहाँ, मुझे नहीं पता क्या डायरेक्शन है, मैंने B बनाया, मैंने C बनाया, ये B से C लिया और ऐसे मैंने डायरेक्शन लगा दी। C से A, C से A, तो मैंने C से A ज्वाइन कर दिया और मुझे नहीं पता क्या डायरेक्शन है, मैंने ये डायरेक्शन लगा दी। D से E, तो D से E मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ पे बना दिया। आगे ये चारों बन गई, है ना। जरूरी नहीं आपने ये डायरेक्शन बनानी है, आप अपनी मर्जी से A से D ऐसे बना लो। मान लो आपने A से D ऐसे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है B से C, फिर आपने B से C मान लो यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, C से A बनाना था, आपने ऐसे बना लिया। वो ध्यान रखना कि कौन से पे एरो लगा रही है। A से D लगानी है तो एरो इधर आएगी, B से C लगानी है एरो इधर आएगी, C से इधर आएगी, D से E, D से क्या है E, तो आपने इधर लगा ली। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ऐसे बनाना है या ऐसे बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसी मर्जी शेप पे बना सकते हो। एरोस का ध्यान रखना और कौन सी एज किससे लिंक्ड है, A से D, A से D, देखो A से D एरो वहां लगाने। क्लियर है चीज। अब ये ट्री है या नहीं, देखो ट्री बिल्कुल है। कैसे, यहाँ पे कोई भी, पहले तो ये कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है तो ट्री होगा। दूसरी चीज क्या चेक करते हैं, दैट इज कनेक्टेड है तो ट्री हो सकता है। दूसरी चीज क्या चेक करते हैं, कोई यहाँ पे साइकिल तो नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहा, मैं चलना शुरू करूँ तो कहीं पे भी वापस नहीं पहुंचूंगी, साइकिल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्री हो सकता है। और वो अपनी कंडीशन भी चेक कर लो, कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, एजेस कितनी होनी चाहिए, देखो वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 मेरे पास वर्टिसेस हैं, एजेस देखो कितने, 1 2 3 4, वो वाला रिजल्ट भी लग रहा है। मैंने कनेक्टेड भी चेक कर लिया, साइकिल भी नहीं है, यहाँ पे वर्टिसेस जितने हैं उससे कम है, इसका मतलब ये ट्री तो है। तो आप लिख सकते हो ये कनेक्टेड है, इट कंटेन्स नो साइकिल, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज 5, नंबर ऑफ एजेस आर 4, इट मीन्स ये क्या है, दैट इज ये हमारे पास ट्री है। हमने वो ड्रॉ करने वाले मेथड से भी देख लिया और रूल वाले मेथड से भी देख लिया, जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हो एक कम एज होनी चाहिए, वो है। आगे देखो फाइंड द रूट, ये तो पता लगे यस इट इज अ ट्री। फाइंड द रूट, रूट निकालो। रूट क्या होता है, जिसके ऊपर कोई एज नहीं गिर रही होती। रूट क्या होता है, जिसकी इन डिग्री 0 हो, जहां से स्टार्ट हो रहा हो, जिसके ऊपर कोई एज नहीं गिर रही। इसके ऊपर एज गिर रही है, ये रूट नहीं हो सकता। इसके ऊपर एज गिर रही है, ये रूट नहीं हो सकता। इसके ऊपर भी एरो है, ये रूट नहीं हो सकता, ये रूट नहीं हो सकता।
इसके ऊपर कोई एरो नहीं है, इसके ऊपर कोई एज नहीं गिर रही, ध्यान से समझो, इसके ऊपर ये एरो आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर एज गिर रही है, इसके ऊपर एरो आ रहा है मतलब इसके ऊपर एज गिर रही है, इसके ऊपर कोई एरो नहीं आ रहा है, इसके ऊपर कोई एज नहीं गिर रही, इसका मतलब रूट क्या है, इसका बी है। रूट वो होता है जिसकी इन डिग्री 0 हो, जिसके ऊपर कोई एज ना गिर रही हो। इसके ऊपर देखो एज गिर रही है, एरो इधर आ रहा है, इसके ऊपर भी एज गिर रही है, इसके डी के ऊपर भी एज गिर रही है, ई के ऊपर भी एज गिर रही है, तो ये रूट नहीं हो सकते। बी के ऊपर कोई एरो नहीं है, क्या बी के ऊपर कोई एरो आ रहा है, नहीं, बल्कि बी से तो दूर जा रहा है, बी के ऊपर कोई एरो नहीं है, इट मीन्स बी इसका रूट है। आप इससे भी यही सब सेम चीजें कर सकते हो। तो यस इट इज अ ट्री, सेकेंडली इसका रूट बी है क्योंकि उसकी इन डिग्री 0 है, उसके ऊपर कोई एज की एरो नहीं गिर रही। क्लियर होगी? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट जाते हैं, हम पीछे कैसे आ जाते हैं भाई। चलो भाई नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट ए इज दिस, आर इज दिस, इट्स नॉट अ ट्री। वो कह रहा है ए ये है मतलब वर्टिसेस है, आर ये है, ये क्या है, एजेस है। वो कह रहा है ये प्रूफ करो ये ट्री नहीं है। एक बात देखो, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 6, ड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 6। नंबर ऑफ एजेस देखो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 6। जितने वर्टिसेस उतने एजेस। हम तो कहते हैं अगर n एजेस हो, हम तो ये कहते हैं ना अगर n वर्टिसेस हो तो n-1 एजेस होने चाहिए। ये तो लग नहीं रहा, तो आप लिखोगे हेयर नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 6, नंबर ऑफ एजेस आर 6। यहाँ पे वो रिजल्ट होल्ड ही नहीं कर रहा दैट इफ वी हैव n वर्टिसेस द एजेस शुड बी n-1, देयरफॉर इट इज नॉट अ ट्री। ट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो जितने एजेस हो, जितने वर्टिसेस हो, एक कम एज होनी चाहिए, तो ये ट्री नहीं है। क्लियर है चीज? पक्का? हमें यहाँ पे लिखना n6 m6 एंड वी नो दैट फॉर अ ग्राफ टू बी ट्री अ नंबर ऑफ एजेस शुड बी 1 less than that of number of vertices, which is not holding here, which is not true here, therefore it is not a tree. क्लियर है चीज? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहा था अगर आपने क्लास में अच्छे से चीजें समझी हैं, क्या हो गया इसको, ये थक चुका है थोड़ा सा। हाँ जी, हमने कहा था क्लास में अगर अच्छे से चीजें समझी हैं तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपने क्लास में क्या क्या सीखा है, क्या क्या कितना करा है, ये क्वेश्चन के आंसर में पता लग जाएगा। बहुत ईजी है, खुद पॉज करके पहले ये 5 के 5 आंसर्स ना खुद अपनी नोटबुक पे लिख लो, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना और फिर मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आउट ऑफ 5 आपके कितने मार्क्स आए। पहले पॉज करके ये सारे आंसर, आपको हर चीज़ पता है इसमें से, हर चीज़ पॉज करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का आंसर लिखो, फिर मैं ये आंसर्स बताऊंगी, अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, पता लगेगा आपको कितने अच्छे से क्लास में चीज़ें समझ आई। ठीक है, चलिए पहले पॉज करके कर लो, मेरे साथ साथ अभी मत करना, पहले पॉज करके करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द लेवल 3 वर्टिसेस। वो सारे वर्टिसेस बताओ जिनका लेवल 3 है। तो हम लेवल निकालते हैं ना, लेवल कैसे चेक करते हैं, ऊपर वालों का 0, इन सब का 1, 0 से नीचे वालों का 1, 1 से नीचे वाले का 2, इससे नीचे एक ही आ रहा है, 1 से नीचे वालों का 2, तो इनका भी क्या आएगा 2 2, 1 से नीचे वालों का 2 2 और ये 2 है। ठीक है, 1 से नीचे ये था 1, 1 से नीचे यहाँ पे 2 थे, इसके 1 से नीचे यहाँ पे 3 थे। अब 2 से आगे वाले, 2 से आगे वाले ये 2 है, इनके कितने होंगे 3 होंगे लेवल। अब यहाँ से 2 से आगे वाले का लेवल ये क्या होगा 3, इससे आगे कुछ है नहीं, 3 से अगले वाले का लेवल क्या होगा 4। वैसे हमें 4 तक जाना था, हमें 3 वाले ही ढूंढने थे, लेकिन हमने ऐसे बनाए, सबसे ऊपर 0, 0 से नीचे जितने आए वो 1। ठीक है, फिर 1 से नीचे जितने आ रहे, इस 1 से नीचे एक ही आ रहा है, इसका लेवल 2, इस 1 से नीचे ये 2 आए, इसके लेवल 2, इस 1 से नीचे ये 3 आए, इसके लेवल भी 2। ठीक है, अब 2 से नीचे आने वालों के 3 है, ये 2 से नीचे आए 3, यहाँ से कोई नीचे नहीं आ रहा, ये 2 से नीचे आए, उसका लेवल क्या होगा 3, 3 से नीचे लेवल 4। क्वेश्चन क्या था, लिस्ट ऑल द लेवल 3 वर्टिसेस, वो बताओ जिनका लेवल 3 है। तो लेवल 3 वाले वर्टिसेस कौन कौन है यहाँ पे, F G M, तो यहाँ लिखेंगे F G M, अगर ये सही है तो +1 हो गया आपका।
अगर आपने सही लेवल बता दिए तो +1 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द लीव्स। लीव्स वो होती हैं जिनके आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते। F के आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, G के आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, आगे देखो H के भी आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, I के भी आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, ध्यान से देखते जाना, J के भी आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, L के भी आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, आगे N के भी आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है। 1 2 3 4 कौन से 1 मिनट रुको, ये थोड़ा सा हमारा होच पोच हो गया, हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, जिनके आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं होते, F के आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, G के आगे ऑफस्प्रिंग्स नहीं है, H के भी आगे नहीं है, I के भी आगे नहीं है, J के भी आगे नहीं है, L के भी नहीं है, N के भी नहीं है। ये तो ये सारी लीव्स है। तो लीव्स कौन सी हुई है हमारे पास, दैट इज मेरे पास हुई F, G और कौन सी हुई H, I और कौन से J, ठीक है, और L और N, ये सारी लीव्स है। मैंने इसीलिए 2 स्लाइड्स पे रखी हुई थी फिगर्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपके पास पेन से ये ट्री ड्रॉ करोगे, पेंसिल से चीज़ें ढूंढोगे, रब करके आसानी से चीज़ें देख पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 लीव्स है मेरे पास। क्लियर है चीज़, चले आगे। अब जिनका ये क्वेश्चन ठीक था उनका एक और 1 मार्क बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सिबलिंग्स ऑफ डी। डी के सिबलिंग्स बताओ। ठीक है, डी आपने देखा, ये रहे डी के सिबलिंग्स बताने हैं, डी के भाई बहन आसपास वाले। डी का पेरेंट कौन है, ए है। सिबलिंग्स देख रहे हो ना, पेरेंट देखते हैं। डी का पेरेंट कौन है, ए, क्योंकि वो ए से निकले। ठीक है, ए के देखो आगे बच्चे कौन है, ए के ऑफस्प्रिंग्स। ए से कौन निकल रहा है, बी, ए से कौन निकल रहा है, सी, ए से कौन निकल रहा है, डी। किसी के आपको सिबलिंग्स चेक करने हैं, उसके पेरेंट के पास गए। ठीक है, पेरेंट कौन है, ए। ठीक है, अब उसके सारे लिख लो ऑफस्प्रिंग्स, बी सी डी। अब यही तो सिबलिंग्स होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, सिबलिंग्स हैं। डी के सिबलिंग्स कौन है, बी एंड सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी एंड सी। ठीक है, डी के आगे देखने को नहीं बोला कि डी के ऑफस्प्रिंग्स कौन है, सिबलिंग्स देखने डी के, कि डी के साथ कौन है, पेरेंट के पास जाओ। डी का पेरेंट ए, ए के सारे ऑफस्प्रिंग्स देख लो, बी सी डी। तो ये रहे डी के सिबलिंग्स कौन हुए, बी एंड सी। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसका ये भी ठीक हुआ +1। नेक्स्ट इज ड्रॉ द ट्री, दैट इज, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, सब ट्री बनाओ। टी ऑफ बी का मतलब सब ट्री बनाओ जिसमें बी मेरा क्या हो, रूट हो। बिल्कुल सही, यहाँ ये रहा मेरे पास बी, बिल्कुल बी ड्रॉ करो। ठीक है, अब बी से कनेक्टेड चीजें बनाओ। बी से कनेक्टेड कौन है, ई है, देखो बी से आगे कनेक्टेड ई है। ई से कनेक्टेड कौन है, दैट इज एफ एंड जी। लो जी, बन गया, ये हमारे पास सब ट्री बन गया। कुछ अलग से कनेक्ट नहीं करना, ये रहा बी, बी से नीचे आना और कनेक्टेड, बी से ई एफ जी नीचे तक आना है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, टी ऑफ बी, दैट इज बी से बना हुआ सब ट्री, जहाँ पे बी रूट है। ये रहा बी रूट और मैंने आगे बना दिया। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज लेवल एंड हाइट ऑफ एम। लेवल और हाइट बताना है आपका। एम कहाँ है, ये रहा, एम कहाँ है, ये रहा। इसका लेवल एंड हाइट, हमने एम का लेवल लिखा था ना जब अभी निकाली थी हमने फिगर, ये वाली, 1 मिनट, ये रहा। एम का लेवल क्या है, 3। तो जब हमने पहले ही फिगर में सबके लेवल लिखे थे, फर्स्ट क्वेश्चन देखा था तब, तो एम का लेवल कितना है, 3। लेवल बताना ना एम का, तो एम का लेवल कितना है, 3 है, लिख लेते हैं। हाइट ऑफ एम, एम की क्या बतानी है, हाइट। हाइट कहाँ से देखते हैं, नीचे से देखते हैं, जहाँ से हमारे क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, ये हम जहाँ पे हमारे लीव्स होते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि 0 पे हो गई हाइट पे, उससे ऊपर वाले क्या होंगे, 1। इसका मतलब हाइट ऑफ एम कितनी होगी, 1 होगी। ध्यान से, लेवल एम का ऊपर से काउंट करना शुरू किया, 3 है। हाइट हमेशा नीचे से देखते हैं। लीव्स की हाइट हमेशा क्या होती है, 0, एन की 0, 0 से ऊपर वाले क्या होते हैं, 1। ये लीव से ऊपर है बिल्कुल, तो इसकी हाइट कितनी होगी, 1। तो लेवल एम का 3 है, हाइट एम की 1 है। ये क्वेश्चन है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपके आउट ऑफ 5 कितने आए हैं। अगर 3 या 3+ हैं
वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छे से चीज़ें समझी हैं। अगर 1 या 2 है इट मीन्स एक बार और हम रिवीजन कर लेंगे, हमें डेफिनेशन समझ आ जाएगी। 3 या 3 से प्लस है, बहुत अच्छी बात है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 5, तो पता लगेगा क्लास में कितने अच्छे से हमारी चीज़ें क्लियर हुई है। आई होप आपको ये चैप्टर, ये जो कंसेप्ट मैंने कराया, चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ, ये जो मैंने कंसेप्ट्स कराए आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं। आने वाली क्लासेस में हम ट्री के बारे में ही और चीज़ें पढ़ रहे होंगे। ट्री ज़्यादा लंबा नहीं है, इसका चैप्टर कंसेप्ट ज़्यादा लंबा नहीं है, ये छोटा सा ही कंसेप्ट है। जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर रहे होंगे, ग्राफ थ्योरी को टाटा बाय कर रहे होंगे। कौन सा पार्ट कब आ रहा है ये सब आपको अपडेट मिलता है व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको इसकी PDF चाहिए, ये डेफिनेशंस लिखी हुई की, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आप खुद नोट करो तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि मैं PDF दे भी दूंगी ना, जो इसमें ये वाले फिगर्स हैं, जो ये वाले फिगर्स मैंने बनाए हुए हैं ट्री के, ये मैंने खुद बोर्ड पे बनाए हैं। तो मैं देखूंगी कि ये जो मैंने बोर्ड पे खुद फिगर्स बनाए हैं ये PDF फॉर्म में कन्वर्ट होती है कि नहीं। PDF दूंगी ये तो मिल जाएगी डेफिनेशंस लिखी हुई, लेकिन जो मैंने खुद यहाँ पे बोर्ड पे ये चीज़ें ड्रॉ की है ना, ये PDF फॉर्म में आएंगी कि नहीं ये मुझे देखना पड़ेगा। तो ये भी मैं चेक कर लूँगी, अगर ये भी PDF फॉर्म में मिल जाए तो अच्छा है। अगर रिटन फॉर्म में सिर्फ चाहिए वो तो ईजिली मिल जाएगा, वो मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप पे भी। लेकिन अगर फिगर्स चाहिए तो एक बार मुझे चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। हो गया इजीली तो कर दूंगी, बता देना कमेंट सेक्शन में अगर PDF चाहिए, ट्राई कर लेंगे फिगर्स भी इजीली आपको मिल जाए। नहीं तो आप अपने नोटबुक पे भी फिगर्स बना के इजीली चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और चीज़ें एक्चुअली में आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी चीज़ें काम आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।